हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो देखिए आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए हिंदी मैराथन क्लास, चौथा मैराथन क्लास है दोस्तों। इसके पहले हमने पहले मैराथन क्लास में वर्णमाला का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया दोस्तों। दूसरे में हमने अलंकार देखा और तीसरे में समास देखा। अब चौथा हम लेकर के आ चुके हैं आपके लिए दोस्तों। देखिए इसमें हम किस किस चीज़ के बारे में देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे हिंदी का विकास क्रम क्या है दोस्तों, फिर उसके बाद में देखेंगे हिंदी का नामकरण कैसे हुआ और हिंदी का परिवार कैसे हुआ दोस्तों, हिंदी किस परिवार की भाषा है उसके बारे में सब कुछ हम कंप्लीट करेंगे। और कुछ कवि होंगे जिनकी रचनाएं हम देखेंगे इन्हीं के अंतर्गत, और ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जो कि आपके यूपी पुलिस या यूपीएसआई में पूछे गए दोस्तों। तो हर प्रकार से हम इस पे आज प्रकाश डालेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले आपको बता दें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों, क्योंकि इसके बाद जो हमारा पांचवा मैराथन क्लास होगी दोस्तों वो हिंदी की जो 18 या 17 बोलियां हैं दोस्तों उसके ऊपर होगी दोस्तों। तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हो सकता है दोस्तों ये भी आपके लिए। तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज़ बता दें, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हम उसके बारे में लास्ट में बता सकते हैं, तो बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और थोड़ा सा शुल्क आप अदा करके ये पीडीएफ हमसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हिंदी भाषा का विकास क्रम, देखिए पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं किस प्रकार से विकास हुआ दोस्तों। देखिए सबको पता है कि सबसे पहले क्या थी दोस्तों, सबसे पहले क्या थी दोस्तों, आपके यहाँ संस्कृत भाषा थी दोस्तों। ठीक है, कौन सी भाषा आई? संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है जिसे हम क्या बोलते हैं, आदि भाषा दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रभु लोग थे ना, भगवान लोग थे, उनकी भाषा थी दोस्तों। अब देखिए संस्कृत को भी दो भागों में बांटा गया था, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। देखिए वैदिक संस्कृत क्या थी दोस्तों, जिसमें वेदों की रचना की गई, पुराणों की रचना की गई दोस्तों। वैदिक मतलब वेद की रचना ना दोस्तों। फिर उसके बाद क्या आया, लौकिक, जो लोक में प्रसिद्ध हो। देखिए वैदिक क्या थी दोस्तों, वैदिक संस्कृत थोड़ा कठिन थी दोस्तों। अब इंसान क्या चाहता, कोई चीज को सरल करना चाहता, तो वैदिक संस्कृत थोड़ा सा सरल भाषा में यूज किया गया, तो उसको लौकिक संस्कृत, लौकिक मतलब क्या, लोकों में जो प्रसिद्ध हो गए दोस्तों वो लौकिक संस्कृत हो गई दोस्तों। फिर उसके बाद आपका पाली आ गया दोस्तों। कौन सी भाषा आ गई, पाली आ गई दोस्तों। 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक दोस्तों पाली भाषा। ठीक, इसमें कौन से महात्मा, आपने देखा होगा गौतम बुद्ध जो, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने इसमें उपदेश दिया था दोस्तों। उसके बाद आपकी आई प्राकृत भाषा दोस्तों। कौन सी प्राकृत भाषा, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक दोस्तों। इसमें महात्मा जो आपके थे महावीर स्वामी ने, ठीक, जो कि जैन धर्म के थे दोस्तों, महावीर स्वामी ने इसमें उपदेश दिए थे दोस्तों। उसके बाद आई अपभ्रंश भाषा। ठीक, अपभ्रंश क्या है दोस्तों, एक अपभ्रंश से क्या हुआ कि हिंदी की जन्म हुआ दोस्तों। तो अपभ्रंश आई, अपभ्रंश आपकी 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक थी दोस्तों। उसके बाद क्या है दोस्तों, अवहट आया। क्या है दोस्तों, अवहट। अवहट को हम लगभग 900 से दोस्तों 1100 ईस्वी तक मानते दोस्तों। और कोई कोई कवि हैं जो, कोई कोई लेखक हैं जो अपभ्रंश को ही अवहट मानते दोस्तों। ठीक है, अवहट को अपभ्रंश के अंदर ही मानते दोस्तों। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, 1100 से अब तक दोस्तों क्या है, हिंदी है दोस्तों। 1100 से अब तक क्या है, हिंदी भाषा चलती आ रही है दोस्तों। ठीक, तो आपने देखा हिंदी भाषा की शुरुआत कहां से धीरे धीरे होते होते हिंदी का जन्म अब हो पाया दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें आप समझेंगे। अब इसको हम विस्तृत रूप से देखेंगे दोस्तों। अब देखिए जो ये काल हमने पढ़ा कि पहले संस्कृत आई, संस्कृत में वैदिक थी, फिर लौकिक थी, फिर पाली आई, प्राकृत आई दोस्तों, फिर अपभ्रंश आया, ठीक है, फिर क्या आया, अवहट आया, अवहट के बाद हिंदी आई दोस्तों। ये क्रम आपको एक तरीके से याद ही रखना दोस्तों, क्योंकि इसी क्रम में आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। देखिए अब हम देखते हैं, देखिए जो भारतीय आर्य भाषा का विभाजन काल, देखिए यहां से आपको क्वेश्चन पूछे आएंगे दोस्तों कि भारतीय आर्य भाषा का विभाजन काल, जैसे हमने वो पूरे देखे दोस्तों, उसी में जो आर्य भाषाएं हैं इनको हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए कितने प्रकार से बांटा गया है, इनका विभाजन कितने भागों में किया गया, तो 3 भागों में इनका विभाजन किया गया। किसका, भारतीय आर्य भाषा का विभाजन। देखिए ये आप डेट याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। देखिए पहला क्या है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, कब से, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। कब से, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक दोस्तों। और फिर क्या है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक दोस्तों। देखिए ईसा पूर्व क्या होता है दोस्तों, आपका नीचे घटता है दोस्तों, और ईस्वी का है ऊपर बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, तो 500 ईसा पूर्व से देखिए किस तरह चला होगा, 500 ईसा पूर्व था दोस्तों, फिर क्या 499 ईसा पूर्व, फिर इसी तरह करते, फिर 0 ईसा पूर्व आए, 0 ईसा पूर्व का, फिर 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, इस तरह से 500 ईस्वी तक दोस्तों। ठीक, तो ये चीज आप देखेंगे लगभग 1000 साल इसमें लगे दोस्तों, किसमें, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में दोस्तों। उसके बाद आपका है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा दोस्तों। ठीक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। देखिए अब इनका हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आएंगी दोस्तों।
दोस्तों। तो देखिए पहला क्या है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। देखिए ये वाला क्या है, ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल कब से है, 1500 ईसा पूर्व से दोस्तों 500 ईसा पूर्व तक। अब देखिए इसे दो भागों में बांट दिया दोस्तों। हमने देखा है कि कौन कौन सी संस्कृत को हमने दो भागों में बांटा दोस्तों। देखिए इसमें कौन सी मेन भाषा थी, संस्कृत दोस्तों। और संस्कृत को हम दो भागों में बांटते हैं, वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक दोस्तों। फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत आई कब से, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक दोस्तों। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से दोस्तों 500 ईस्वी तक दोस्तों। और इसे भी मुख्यतः तीन भागों में बांट देगा। कितने भागों में दोस्तों, तीन भागों में बांटा गया दोस्तों। कौन कौन सी, पाली दोस्तों। पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक दोस्तों। फिर उसके बाद कौन सी हो गई, प्राकृत आई 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक दोस्तों। उसके बाद आपकी कौन सी आई दोस्तों, अपभ्रंश दोस्तों। क्या, अपभ्रंश आई 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक दोस्तों। उसके बाद हमारी कौन सी भाषा आ गई, अवहट्ट आ गई 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक दोस्तों। समझ गए होंगे कि मध्यकाल में क्या हुआ दोस्तों। ठीक है, अब अवहट्ट आ गई 900 से 1100 ईस्वी। अब आएगी आपकी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल दोस्तों 1100 ईस्वी से अब तक दोस्तों। इसमें देखिए हिंदी आई दोस्तों, मगर हिंदी को हम तीन भागों में बांट कर देख रहे थे दोस्तों। कितने, तीन भागों में। कौन कौन सी, प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से लेकर के दोस्तों 1400 ईस्वी तक दोस्तों। मध्यकालीन भी 1400 से लेकर के 1850 ईस्वी तक दोस्तों। अब आधुनिक हिंदी 1850 से लेकर के दोस्तों अब तक ये चली आ रही दोस्तों। ठीक है, तो हमने इनको बहुत अच्छे से देखा दोस्तों। अब सबके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि वैदिक संस्कृत क्या है दोस्तों, लौकिक संस्कृत क्या है दोस्तों, पाली क्या है, प्राकृत क्या है, अपभ्रंश क्या है, अवहट्ट क्या है दोस्तों, हिंदी क्या है, सबके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले दोस्तों। अब यहीं से क्वेश्चन आपको पुटअप करने को मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए पहला हम देखते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला हम देखते हैं दोस्तों हिंदी का विकास क्रम। सबसे पहला क्या था दोस्तों, हमने बताया क्या, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या था दोस्तों। तो आपको बताना का 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक दोस्तों। देखिए इसे दो भागों में बांटा है, हमने पहले बता दिया वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोस्तों। इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों संस्कृत को। इसी को क्या करते हैं दोस्तों, यही क्या है आपका, ठीक, प्राचीन है दोस्तों। इसे हम दो भागों में बांटते हैं, वैदिक संस्कृत, ठीक है, और लौकिक संस्कृत दोस्तों। ठीक है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। आपको पता है वैदिक संस्कृत कब से कब तक थी दोस्तों, तो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत थी दोस्तों। उसके बाद लौकिक संस्कृत आ गए दोस्तों, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक कौन सी थी आपकी, लौकिक संस्कृत दोस्तों। ठीक, समझ गए होंगे आप। तो चलिए आप हम वैदिक संस्कृत के बारे में देखते हैं दोस्तों। वैदिक संस्कृत कब से कब तक थी दोस्तों, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अब वैदिक संस्कृत के बारे में देखते हैं दोस्तों। वैदिक संस्कृत वह भाषा थी दोस्तों, समझिएगा, वैदिक संस्कृत कौन सी भाषा थी, वैदिक संस्कृत वह भाषा थी जिसमें वेद, उपवेद, वेदांत, पुराण, उपनिषद आदि रचनाएं की गई दोस्तों। क्या क्या लिखा गया दोस्तों, मेन हम देखते हैं। मेन चीजें, वेद लिखेगा जिनकी संख्या कितनी है, 4 है। उपवेद लिखेगा जिनकी संख्या भी 4 है। वेदांत लिखेगा जिनकी संख्या कितनी है, 6 है। पुराण लिखेगा जिनकी संख्या कितनी है, 18 है। और उपनिषद लिखेगा दोस्तों जिनकी संख्या कितनी है, 108 मानी जाती है दोस्तों। समझ गए, वैदिक संस्कृत के बारे में देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब वैदिक संस्कृत में और क्या हुआ दोस्तों, तो आपको पता होगा कि वैदिक संस्कृत में कुल कितनी ध्वनियां थी दोस्तों, 52 ध्वनियां थी। ध्वन क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा, वर्ण होते, जैसे वर्णमाला भी इस समय भी हिंदी में कितने हैं, 52 दोस्तों। वही चीजें बात करी जा रही है दोस्तों। तो वैदिक संस्कृत में कितनी ध्वनियां थी दोस्तों, 52 ध्वनियां थी दोस्तों। ठीक है, और देखिए संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है दोस्तों, ऋग्वेद में। देखिए संस्कृत भाषा सबसे पहले कोई चीज लिखा गया तो क्या लिखा गया, वेद लिखा गया। और वेदों में सबसे पहले क्या लिखा गया, ऋग्वेद। तो दोस्तों आपको पता है जब ऋग्वेद लिखा गया दोस्तों सबसे पहले, तो उसी में संस्कृत भाषा का उल्लेख भी सबसे पहले मिलेगा दोस्तों। देखिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, कि संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा कहते हैं दोस्तों। समझिएगा दोस्तों, क्योंकि आर्य भाषा भी कहते हैं क्योंकि ये आर्यकालीन भाषा थी दोस्तों। और देव भाषा क्योंकि इससे समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, संस्कृत देवों की भाषा थी। देव लोग में भी संस्कृत से बात की जाती थी, संस्कृत भाषा में ही बात की जाती दोस्तों। इसलिए क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे हम देव भाषा भी कहते दोस्तों। तो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेगा कि संस्कृत को, किस भाषा को हम देव भाषा के रूप में जानते हैं दोस्तों, किसको, संस्कृत को दोस्तों। ठीक है, अब देखिए देव भाषा और देश भाषा दो अलग अलग चीजें। देखिए देव भाषा किसको, संस्कृत। और अगर देव भाषा पूछ ले, देव भाषा किसकी, संस्कृत दोस्तों। और देश भाषा पूछ ले, प्रथम देश भाषा, तो क्या हो जाएगी, पाली हो जाएगी दोस्तों। क्या, पाली हो जाएगी। समझिएगा, देश की बात करते हैं तो पाली दोस्तों। ठीक, देश की बात
करते हैं तो पाली, अगर देवताओं की बात करते हैं संस्कृत। देखिए आप समझ लीजिए कि संस्कृत कौन बोलते थे दोस्तों, देवता लोग, ठीक। तो इसीलिए देवताओं की भाषा यानी देव भाषा कौन सी, संस्कृत, और देश भाषा कौन सी हो जाएगी, पाली हो जाएगी दोस्तों। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि हिंदी को आदि जननी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, आदि जननी। हिंदी की आदि जननी जो है कौन है दोस्तों, वैदिक संस्कृत है दोस्तों, ठीक है। कहीं कहीं पे अगर आदि जननी वैदिक संस्कृत नहीं मिलती, संस्कृत मिलती, तो वो भी आप सही कर देना दोस्तों, क्योंकि आपको पता है क्या कि सबसे पहले संस्कृत भाषा थी, संस्कृत से ही बहुत सारी भाषाएं लगभग निकली दोस्तों। उसमें हिंदी भी एक भाषा है जो संस्कृत से ही कहीं ना कहीं निकली दोस्तों, ठीक। समझ में आई दोस्तों। जैसे देखिए संस्कृत का होता है दोस्तों, उष्ट्र हमने कह दिया, ये क्या है, संस्कृत है दोस्तों। अब उष्ट्र कहने में हमें कठिनाई महसूस हो रही थी, इसीलिए इसको हम सरल करते गए, अब आकर के हमने इसको ऊंट कर दिया दोस्तों। ऊंट कहना क्या आसान है दोस्तों, ठीक। तो इसलिए हम संस्कृत से हिंदी में आए दोस्तों। तो आप कह सकते हैं कि हिंदी का कहीं ना कहीं जन्म कहाँ से हुआ है दोस्तों, संस्कृत से हुआ, और जिससे जन्म होता वही क्या होती है, हमारी जननी होती। तो हिंदी की आदि जननी जो है कौन सी दोस्तों, वैदिक संस्कृत या संस्कृत हम कह सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं क्या है, हिंदी संस्कृत भाषा की ही उत्तराधिकारी दोस्तों। किसकी, संस्कृत भाषा की ही हिंदी क्या है, उत्तराधिकारी दोस्तों। और देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया, कब, यूपीएससी 2017 में, क्या कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत है दोस्तों। अब पूछा गया कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, तो क्या बताना आपको, वैदिक संस्कृत दोस्तों। तो यही क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों 2017 का दोस्तों, ठीक। अब देखते हैं, हमने देखा क्या कि वैदिक संस्कृत में किसकी किसकी रचनाएं हुई, वेद, वेदांत, है ना, उपवेद और पुराण, ठीक। तो इन सब की रचनाएं हो, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम ध्यान दे लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बन जाएंगे दोस्तों, और जीएस में भी पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि वेद का अर्थ क्या होता है। तो वेद का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ज्ञान होता है। क्या होता है वेद का अर्थ, ज्ञान दोस्तों। और इनकी संख्या कितनी दोस्तों, तो इनकी संख्या 4 है। कितनी है दोस्तों, 4। आपको पता होगा क्या, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखिए ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। पूछेंगे सबसे पहले संस्कृत भाषा का उल्लेख कहाँ किया, तो ऋग्वेद में दोस्तों, क्योंकि ऋग्वेद ही सबसे पहले लिखा गया दोस्तों। तो जहां जो चीज सबसे पहले लिखी जाएगी उसी में क्या सबसे पहले उल्लेख माना जाएगा दोस्तों। और देखिए पूछा जाएगा ऋग्वेद में किसका वर्णन, देवी देवताओं का वर्णन किसमें किया गया, तो ऋग्वेद में देवी देवताओं का वर्णन है दोस्तों, ठीक। दूसरा है यजुर्वेद दोस्तों। वेद कितने हैं, 4। तो पहला हमने देख लिया ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है दोस्तों। दूसरा क्या है, यजुर्वेद। अब ये है ऐसा वेद दोस्तों जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। किसमें, गद्य में भी दोस्तों। गद्य आपको मतलब क्या होता है, कहानी, सॉरी गद्य क्या होता है, कहानी टाइप का, पद्य क्या होता है, कविता टाइप का। तो कविता भी है इसमें और कहानी भी है। किसमें दोस्तों, यजुर्वेद में। किसमें दोस्तों, यजुर्वेद में दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सामवेद दोस्तों। अब पूछते हैं संगीत के जनक कौन सा वेद है दोस्तों, तो सामवेद। इसमें संगीत का वर्णन दोस्तों। क्वेश्चन आता है कि संगीत के जनक किस वेद को माना था, तो सामवेद को। साम से संगीत क्या हो जाएगा, साम से संगीत दोस्तों, ठीक। अथर्ववेद में क्या है दोस्तों, अथर्ववेद में क्या है, जादू टोना और मंत्र, जो टोटका वोटका होते हैं दोस्तों, जादू टोना होते हैं, तंत्र मंत्र होते, वो सबका वर्णन सबसे पहले किसमें किया गया, तो अथर्ववेद में। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि देवी देवताओं का वर्णन किस वेद में है दोस्तों, तो आप बताएं ऋग्वेद में। किस कौन से वेद जो है पद और गद्य दोनों शैलियों में दोस्तों, तो यजुर्वेद दोस्तों। किसमें संगीत का वर्णन दोस्तों, सामवेद में। और किसमें जादू टोना का वर्णन किया गया दोस्तों, अथर्ववेद में दोस्तों। चारों वेद जान गए दोस्तों। चलिए अब देखते हैं उपवेद। देखिए चारों वेद के कहीं ना कहीं एक उपवेद भी हैं। सभी वेद के एक एक उपवेद भी किए गए दोस्तों, इसलिए 4 वेद हैं तो 4 ही उपवेद होंगे दोस्तों। पहला वेद क्या है दोस्तों, आयुर्वेद। ये किसका उपवेद है, तो ऋग्वेद का। सबसे पुराना वेद का क्या है, ऋग्वेद है दोस्तों, और उसका उपवेद क्या है, आयुर्वेद दोस्तों, ठीक। आयुर्वेद आप लोग जानते हो दोस्तों, आयुर्वेदिक दवा जो होती है ना, आयुर्वेद क्या है, एक विद्या दोस्तों, ठीक है। अब उसी तरह से दूसरा क्या है, धनुर्वेद। इसमें क्या धनुष के बारे में बताया जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये किसका है, यजुर्वेद का उपवेद है। किसका है दोस्तों, यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद दोस्तों। अब अगला है गंधर्व वेद दोस्तों। ये किसका है, सामवेद से निकला है दोस्तों। और चौथा है दोस्तों शिल्प वेद। जो शिल्प मतलब पत्थर में, पत्थर के बारे में जानकारी दोस्तों, ठीक है। ये शिल्प वेद किससे निकला है, अथर्ववेद का उपवेद दोस्तों। तो कितने उपवेद हैं, 4 उपवेद। कौन से, आयुर्वेद किससे निकला है, ऋग्वेद से। धनुर्वेद यजुर्वेद से निकला है। और गंधर्व वेद दोस्तों सामवेद से निकला। और शिल्प वेद अथर्ववेद से निकला दोस्तों, ठीक। तो ये 4 आपके उपवेद हो गए दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, आगे किसके बारे में बात करते हैं, वेदांत दोस्तों। वेदांतों की संख्या कितनी है दोस्तों, 6 वेदांतों। देखिए इन चीजों को आपको याद रखना है, वेद कितने हैं, है ना, और उपवेद कितने हैं, वेदांत कितने हैं, उपनिषद कितने हैं दोस्तों, इनको तो आपको जानना ही जानना दोस्तों, ठीक है। तो समझिएगा दोस्तों कि वेदांत का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं वेदांत का अर्थ क्या होता है, वेद का अंत दोस्तों। वेदांत का अर्थ क्या होता है, वेद का
अंत, इसको हम तोड़ेंगे तो वेदांत मतलब क्या हो जाएगा, वेद का अंत दोस्तों। जहां पे वेद का अंत करते हैं वही कहा था वेदांत। अब देखिए इनकी संख्या कितनी दोस्तों, 6 है। कितनी दोस्तों, इनकी संख्या 6 है दोस्तों। कौन कौन सी है वो हम देखते हैं दोस्तों। देखिए पहली क्या, शिक्षा। शिक्षा के बारे में हम लोग जानते होंगे, पढ़ाई लिखाई दोस्तों। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड क्या होता है, शिक्षा। वेदांत क्या दोस्तों, इसके 6 प्रकार हैं दोस्तों, 6 संख्या इनकी। पहला है शिक्षा। शिक्षा से क्या मतलब होता है, जो पढ़ाई लिखाई दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा है कल्प। कल्प में क्या होता है दोस्तों, इसमें कर्मकांड और नियमों का उल्लेख। कर्मकांड क्या होता है दोस्तों, जैसे मनुष्य के जन्म के समय मुंडन होना, ठीक, उसका छेदन होना, यही सब क्या है उसके कर्मकांड है दोस्तों। तो उसके बारे में वर्णन किसमें किया गया है, कल्प में दोस्तों। अब तीसरा व्याकरण दोस्तों। और व्याकरण कौन से दोस्तों, पाणिनि द्वारा रचित का अष्टाध्यायी दोस्तों। पूछ लेंगे कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो पाणिनि की दोस्तों। तो व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया, तो पाणिनि द्वारा। तीसरा क्या है दोस्तों, व्याकरण है। और चौथा क्या है, निरुक्त। निरुक्त मतलब शब्दों की उत्पत्ति बताने वाले, शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है दोस्तों, ये चीज बताया जाएगा किसमें, निरुक्त में दोस्तों। और पांचवा वेदांत क्या है दोस्तों, छंद। छंद के रचयिता कौन है दोस्तों, छंद के पिंगल मुनि द्वारा दोस्तों इसकी छंद शास्त्र की रचना की गई दोस्तों। किसके द्वारा, पिंगल मुनि द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है कि छंद की रचना किसके द्वारा की गई, तो पिंगल मुनि द्वारा दोस्तों, ठीक। इसीलिए इसको पिंगल शास्त्र भी कहते हैं दोस्तों, ठीक। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि पिंगल मुनि द्वारा इसकी रचना भी की गई दोस्तों। और छठा क्या है, ज्योतिष दोस्तों। तो आपसे पूछेंगे वेदांत की संख्या कितनी, तो आप 6 बताना कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्या है, पुराण दोस्तों। पुराण मतलब क्या होता है दोस्तों, पुराण का अर्थ क्या होता है, पुराना दोस्तों। जो बहुत पुराना हो उसे क्या बोला जाता है, पुराण दोस्तों। पुराण की संख्या कितनी, 18 दोस्तों। कितनी है, 18 दोस्तों। चलिए नाम आपको बता देते हैं दोस्तों। देखिए विष्णु पुराण, पद्मा पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण और नारद पुराण छठा होगा दोस्तों। 7वां क्या है, मार्कंडेय पुराण दोस्तों। 8वां अग्नि पुराण पुराण और 9वां है दोस्तों ब्रह्म वैवर्त पुराण। चलिए 9वां हो गया दोस्तों। अब 10वां देखते हैं दोस्तों। 10वां क्या है, लिंग पुराण। और 12वां क्या है, वराह पुराण। और 11वां है वराह पुराण। और 12वां क्या है, स्कंद पुराण। 13वां क्या है दोस्तों, वामन पुराण। और 14 क्या है दोस्तों, कून पुराण। और 15 क्या है, मत्स्य पुराण। 16वां क्या है, गरुड़ पुराण। और 17वां है ब्रह्मांड पुराण। और 18वां क्या है, भविष्य पुराण दोस्तों, ठीक। तो हमने टोटल कितने 18 पुराण देख लिए दोस्तों। अब देखते हैं उपनिषद दोस्तों। उपनिषद का देखिए ये चीज हम किसके बारे में देख रहे हैं, वैदिक संस्कृत के बारे में दोस्तों। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत में क्या क्या लिखे गए दोस्तों, हमने देखा वेदांत लिखे गए, वेद लिखा गया, इनकी संख्या 4 है। वेदांत लिखे गए, इनकी संख्या 4 है दोस्तों। और हमने उसके बाद भी बहुत सारी चीजें देखी दोस्तों, ठीक है। वेद देखे 4, उपवेद देखे 4, वेदांत की संख्या कितनी है, 6 दोस्तों। और पुराण की संख्या कितनी है, 18। और उपनिषद की संख्या लगभग कितनी है दोस्तों, 108। देखिए उपनिषद का अर्थ क्या होता है, समीप बैठना दोस्तों। और उपनिषदों की संख्या क्या होती है, लगभग कितनी है, 108 दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एएसआई में पूछा गया कि उपनिषद की संख्या कितनी दोस्तों, तो 108 दोस्तों, ठीक। अब देखिए एक चीज और जान लीजिए, जो मांडुक्य उपनिषद है दोस्तों, ये सबसे छोटा है दोस्तों। क्या है, सबसे छोटा उपनिषद है दोस्तों। इसमें 12 श्लोक है लगभग, ठीक। और बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है। क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटा उपनिषद कौन है, तो मांडुक्य उपनिषद है दोस्तों। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो बृहदारण्यक, ठीक, उपनिषद दोस्तों सबसे बड़ा उपनिषद है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसको तो आप दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कर लें दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया दोस्तों। जो आप देखते होंगे लिखा होता है 800 के लाट के नीचे, तो कहां से लिया गया दोस्तों, मुंडकोपनिषद से दोस्तों, ठीक। तो आप समझ गए उपनिषद का मतलब क्या होता है, उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना दोस्तों। क्या होता है, समीप बैठना। इसकी संख्या लगभग कितनी है, तो 108 है दोस्तों, ठीक। तो ये हमने देख ली दोस्तों वेद के बारे में दोस्तों, ठीक है। किसके बारे में दोस्तों, वेद पुराण के बारे में दोस्तों। और वो किसके अंतर्गत आई थी दोस्तों, वैदिक संस्कृत के बारे में। देखिए वैदिक संस्कृत में क्या क्या लिखे गए, वेद लिखा गया जिनकी संख्या कितनी है, 4 है। और उपवेद लिखा गया जिनकी संख्या कितनी है, 4 है दोस्तों। वेदांत लिखे गए जिनकी संख्या कितनी, 6 है दोस्तों। पुराण लिखे गए जिनकी संख्या 18 है। और उपनिषद लिखे गए दोस्तों जिनकी संख्या कितनी है, 108 लगभग। अब देखते हैं दोस्तों लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का कार्यकाल कितना था दोस्तों, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। कितना, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक दोस्तों। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो लोक में प्रचलित संस्कृत को लौकिक संस्कृत कहा जाता है दोस्तों। लोक मतलब संसार में जो प्रचलित हो गए दोस्तों, धीरे धीरे हम क्या करें, सरल की तरफ जाते गए दोस्तों, ठीक। देखिए जो वैदिक संस्कृत है दोस्तों बहुत कठिन थी दोस्तों, उसको बोलना उच्चारण करना बहुत कठिन होता था, इसीलिए हमने कहा उसको हल्का सरल कर दिया दोस्तों, ठीक। तो वो किसमें आ गए दोस्तों, लौकिक संस्कृत दोस्तों, ठीक है। अब देखिए लोक में प्रचलित संस्कृत को लौकिक संस्कृत कहा गया। देखिए ये लोक में प्रचलित थी दोस्तों, लोगों के लिए प्रिय थी दोस्तों, पूरे संसार में प्रचलित थी दोस्तों, इसलिए इसको लौकिक संस्कृत कह दिया गया दोस्तों, ठीक। और इस संस्कृत में 48 ध्वनियां दोस्तों, ठीक। देखिए उसमें कितनी थी, 52 थी दोस्तों, उसको कम कर दिया गया दोस्तों, ठीक। उसको कम करके 48 कर दिया गया दोस्तों। अब देखिए जो लौकिक संस्कृत को पाणिनि ने अष्टाध्यायी में नियमबद्ध किया दोस्तों।
दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे बनता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि लौकिक संस्कृत को किसने नियमबद्ध किया दोस्तों? तो लौकिक संस्कृत को किसने नियमबद्ध किया दोस्तों? पाणिनि ने। किसमें किया? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है दोस्तों? एक व्याकरण है, संस्कृत का व्याकरण दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे कि लौकिक संस्कृत को पाणिनि ने अष्टाध्यायी में नियमबद्ध किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब देखते हैं लौकिक संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ दोस्तों, तो देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे आएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए, रचनाकार इधर है और दोस्तों ग्रंथ इनके इधर है दोस्तों। जैसे वाल्मीकि ने क्या लिखा दोस्तों? लौकिक संस्कृत में दोस्तों रामायण लिखा। रामायण किसके द्वारा लिखा गया? वाल्मीकि द्वारा। महाभारत के रचयिता कौन है? वेदव्यास दोस्तों। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि है दोस्तों। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है दोस्तों? चाणक्य है दोस्तों। कौन है? चाणक्य है। कामसूत्र के रचयिता कौन है दोस्तों? वात्स्यायन है दोस्तों। और नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। काव्य दर्शन के कौन है दोस्तों? महर्षि दंडी है दोस्तों। और काव्य अलंकार कौन है दोस्तों? भामा है। कौन? भामा ने काव्य अलंकार लिखा दोस्तों। और काव्य मीमांसा कौन है दोस्तों? राजशेखर दोस्तों, ठीक है। राजशेखर किसके द्वारा क्या लिखा? राजशेखर ने काव्य मीमांसा दोस्तों। अगला है कि सरस्वती कंठा या भरणम दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? राजा भोज द्वारा दोस्तों। अगला है काव्य प्रकाश रचनाकार कौन है? तो आचार्य मम्मट दोस्तों। अब काव्यानुशासन के कौन है दोस्तों? तो हेमचंद है दोस्तों। और साहित्य दर्पण के कौन है? आचार्य विश्वनाथ जी। अब वही बात करते हैं रस गंगाधर के कौन है दोस्तों? तो जगन्नाथ द्वारा रस गंगाधर लिखा गया दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक। चलिए अगला है मृच्छ कटिकम दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? शूद्रक द्वारा, ठीक दोस्तों। और मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया? विशाख दत्त द्वारा दोस्तों। और मालती माधवन दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो भवभूत द्वारा। किसके द्वारा? भवभूत द्वारा दोस्तों। और बुद्धि चरित्रम किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो अश्व घोष द्वारा। किसके द्वारा? अश्व घोष द्वारा दोस्तों। और प्रियदर्शिका दोस्तों और नागानंद दोस्तों और रत्नावली किसके द्वारा? तो हर्षवर्धन द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? हर्षवर्धन द्वारा। अगला है किरात अर्जुनीय दोस्तों नियम किसके द्वारा? माघ द्वारा लिखा गया। और राज तरंगड़ी किसके द्वारा? कल्हड़ के द्वारा लिखा गया दोस्तों। किसके द्वारा? कल्हड़ के द्वारा। और अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा? कालिदास द्वारा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है अभिज्ञान शकुंतलम दोस्तों। किसके द्वारा? कालिदास, महाकवि कालिदास द्वारा दोस्तों, ठीक। तो ये चीज आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। तो आपने देख लिया, पहला देखा दोस्तों क्या हुआ? प्राचीन जो हिंदी थी दोस्तों, आपने देखा उसमें किसके किसके बारे में देखा दोस्तों? आपको पता होगा कि आपने देखा किसके किसके बारे में? लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत दोस्तों। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बारे में हमने देखा। देखिए संस्कृत को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो संस्कृत को हम क्या बोलते हैं? देव भाषा बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? देव भाषा उसको भी बोलते हैं दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। देखिए मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल को हम किस मतलब कहाँ से कहाँ तक देखते हैं दोस्तों? तो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक दोस्तों। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल क्या है दोस्तों? तो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक दोस्तों। किससे? 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक दोस्तों। अब देखिए इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। कितने? 3 कालों में बांटते हैं दोस्तों। पहला है पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और फिर प्राकृत है दोस्तों 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक दोस्तों। अब देखिए अपभ्रंश है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक दोस्तों। और देखिए कोई कोई क्या करता है, अपभ्रंश को ही अवहट को भी अपभ्रंश में रख देता है दोस्तों, और कोई कोई अलग करता है इसको, इसीलिए हमने 3 भागों में बताया। मगर इसको याद रखेंगे अवहट को कहीं कहीं क्या करते हैं? अपभ्रंश में डाल देते हैं दोस्तों, ठीक। तो अवहट क्या हो जाएगा? 900 ईसा पूर्व ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक दोस्तों। चलिए अब इनके बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए पाली क्या है? पाली की पहले हम डेट देखते हैं दोस्तों। पाली कहाँ से कहाँ तक? तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक ये ठहरी थी दोस्तों, ठीक। अब देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा कि भारत की प्रथम देश भाषा दोस्तों पाली है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों। देखिए अगर पूछता भारत की देश भाषा कौन सी है, पहली देव भाषा कौन सी? अगर देव भाषा बात करके संस्कृत हो जाएगी देव देवताओं वाली ना। अगर देश की बात करता प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो पाली हो जाएगी दोस्तों, ठीक। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और दोस्तों कि गौतम बुद्ध द्वारा सभी उपदेश पाली भाषा में ही दिए गए दोस्तों। देखिए क्वेश्चन आएगा कि गौतम बुद्ध द्वारा किस भाषा में उपदेश दिए गए? तो किसमें? पाली भाषा में दोस्तों, ठीक। किसमें? पाली भाषा में गौतम बुद्ध द्वारा उपदेश दिए गए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है बौद्ध धर्म के साहित्य त्रिपटक भी पाली भाषा में लिखा गया। क्वेश्चन आएगा कि बौद्ध धर्म के जो त्रिपटक हैं, जो पवित्र ग्रंथ है दोस्तों, किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में ही लिखे गए दोस्तों। और कितने हैं दोस्तों? त्रिपटक का मतलब क्या? 3 पिटक दोस्तों। पिटक मतलब क्या था? टोकरी दोस्तों, ठीक है। पिटक मतलब क्या था? टोकरी दोस्तों। अब देखिए कौन कौन से पिटक है दोस्तों? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक दोस्तों। अब देखिए सुत्त पिटक में क्या बताया दोस्तों? सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेश दोस्तों। सुत्त पिटक में क्या लिखा गया दोस्तों? गौतम बुद्ध के उपदेश है। विनय पिटक में दोस्तों, विनय मतलब क्या था? आचार व्यवहार। तो
विनय पिटक में क्या है, आचार व्यवहार से संबंधित दोस्तों, और अभिधम्म पिटक क्या है, दर्शन से संबंधित दोस्तों। किससे, दर्शन से संबंधित दोस्तों। तो तीनों चीजें याद रखेंगे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक दोस्तों। किसमें लिखे गए, पाली भाषा में दोस्तों। और आपको बता दें जो दीपवंश है और महावंश आदि ग्रंथ भी हैं वो भी पाली भाषा में लिखा गया। किस, ठीक है, दीपवंश और महावंश जो है दोस्तों पाली भाषा में ही लिखे गए, ये भी बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, ये भी याद रख लेंगे दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अब देखिए आपने देखा कि संस्कृत से कौन सी भाषा है, पाली। देखिए संस्कृत के शब्द देखते हैं कुछ और कुछ पाली के शब्द देखते हैं दोस्तों, क्या क्या बदलाव आया दोस्तों। देखिए अब देखिए अक्षर, अक्षर संस्कृत भाषा का जो शब्द है अक्षर, अब देखिए अक्षर बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था, हम सही से नहीं बोल पा रहे थे, तो इसको क्या करें, अक्षर कर दे, थोड़ा सरल कर देना दोस्तों, सरल की तरफ चलें। आर्य को आर्य कर दिया गया दोस्तों, चक्र को चक्र कर दिया दोस्तों, ठीक, और दुख को दुख कर दिया दोस्तों, है ना, और क्षेत्र का खेत होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए संस्कृत में क्या बोलते हैं दोस्तों, क्षेत्र बोलते हैं, और जो पाली में क्या बोल लेते हैं, खेत बोलते हैं दोस्तों, है ना। मार्ग को मग्ग बोलते दोस्तों, मोक्ष को मोक्ष बोलते दोस्तों। ठीक है, और सत्य को सच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सच बोलते दोस्तों, सत्य को सच बोलते दोस्तों। चलिए अब अगला देखते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, प्राकृत। प्राकृत भाषा कहां से कहां तक थी दोस्तों, तो 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक फैली हुई दोस्तों। कहां से कहां तक चली दोस्तों, 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक दोस्तों। चलिए अब देखते हैं, देखिए प्राकृत के बारे में देखते हैं। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, कौन, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी द्वारा सभी उपदेश प्राकृत भाषा में ही दिए गए थे दोस्तों। किसने दिए, तो महावीर स्वामी कौन थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, जिन्होंने प्राकृत भाषा में ही सारे उपदेश दे डाले दोस्तों। अगला है जैन धर्म, जिन्हें हम आगम साहित्य कहते हैं। जैन धर्म को क्या बोलते दोस्तों, जैन ग्रंथों को क्या बोलते दोस्तों, तो आगम साहित्य बोलते दोस्तों। वो भी क्या है, प्राकृत भाषा में ही लिखे गए। किसमें, प्राकृत भाषा में ही लिखे गए। कौन, जैन धर्म के जो ग्रंथ है दोस्तों, कौन से, आगम साहित्य दोस्तों। चलिए अगला है कि हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण नाम की एक पुस्तक लिखी। क्या नाम की, प्राकृत व्याकरण नाम की एक पुस्तक लिखी। किसने, हेमचंद्र ने दोस्तों। और देखिए हेमचंद्र के अनुसार प्राकृत का जन्म संस्कृत से हुआ दोस्तों। हेमचंद्र बोलते हैं कि जो प्राकृत भाषा है उसका जन्म संस्कृत से हुआ दोस्तों। ठीक है, और एक चीज याद रखें दोस्तों, हेमचंद्र को प्राकृत भाषा का क्या बोलते हैं, पाणिन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिन भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों, याद रख लेंगे दोस्तों। ठीक है, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिन भी कहते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि देखिए प्राकृत में लिखे गए ग्रंथ कौन कौन से हैं दोस्तों, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सर्वसेन द्वारा क्या लिखा गया, हरविजय, किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। अगला है प्रवर सेन द्वितीय द्वारा क्या लिखा गया, रावण बाहु दोस्तों। ठीक है, प्रवर सेन द्वितीय द्वारा क्या लिखा गया, रावण बाहु दोस्तों। और उदयोतन द्वारा क्या लिखा गया, कुवल या माला, कुवल या माला दोस्तों। ठीक, अब देखिए कौतूहल द्वारा क्या लिखा गया दोस्तों, लीलावती। क्या, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौतूहल द्वारा लीलावती। और अब्दुल रहमान द्वारा संदेश राशक दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्राकृत भाषा के जो ग्रंथ हैं दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट, कौतूहल द्वारा लीलावती और अब्दुल रहमान द्वारा संदेश राशक दोस्तों। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना। अब आता है अपभ्रंश दोस्तों। क्या, अपभ्रंश 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक दोस्तों। कब से कब तक, 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक दोस्तों। देखिए अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, अपभ्रंश का अर्थ होता है दोस्तों पतन, गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ रूप। ठीक, किसी चीज का पतन होना अपभ्रंश कहलाता है, गिरना अपभ्रंश कहलाता है, बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है, अपभ्रंश होता है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए बनेगा कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो पतंजलि ने। ठीक, किसने किया, पतंजलि द्वारा अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया दोस्तों। ठीक, अब देखिए अपभ्रंश में कितनी ध्वनियां हैं दोस्तों, 40 ध्वनियां। कितनी दोस्तों, 40 ध्वनियां बची। देखिए हमने देखा था जो लौकिक संस्कृत दोस्तों उसमें कितनी थी, 52 ध्वनियां थी। और जो आपकी वैदिक संस्कृत थी उसमें 52 ध्वनियां थी, लौकिक संस्कृत में 48 हो गई दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आते आते क्या हो गई, 40 ध्वनियां बची दोस्तों। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया, यहीं से आपके यूपीएससी क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय आर्य भाषाओं का विकास कहां से हुआ, किससे हुआ दोस्तों, तो याद रखेंगे भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ दोस्तों, अपभ्रंश से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन, यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म कहां से हुआ दोस्तों, विकास कहां से हुआ दोस्तों, तो अपभ्रंश से दोस्तों। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है कि अपभ्रंश में साहित्य रचना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई, अपभ्रंश में साहित्य रचना सर्वप्रथम वल्लभी के राजा धरसेन के शिलालेख में मिलता। किस शिलालेख में मिला दोस्तों, अपभ्रंश का साहित्य का सर्वप्रथम उल्लेख, तो वल्लभी के राजा धरसेन के शिलालेख में दोस्तों। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए अगला क्या है, हेमचंद्र ने देशी शब्द संग्रहों नाम से एक कोश नागर अपभ्रंश में लिखा, जिसे क्या बोलते हैं, अपभ्रंश का व्याकरण दोस्तों। क्या बोलते हैं, अपभ्रंश का व्याकरण। अब देखिए दोस्तों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है,
अपभ्रंश के भेद दोस्तों, अपभ्रंश के भेद सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए उत्तर भारत में अपभ्रंश के मुख्यतः कितने भेद थे? 7 भेद प्रचलित थे दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, अपभ्रंश से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, कि पूछ लेंगे कि जो राजस्थानी है किस अपभ्रंश से निकली दोस्तों। तो ये इस तरह से देखिए इधर हम अपभ्रंश लिखे जा रहे हैं, इधर क्या भाषाएं, कौन सी भाषा किस अपभ्रंश से निकली दोस्तों, तो याद रखेंगे। देखिए पहला है सौर सैन्य अपभ्रंश, क्या? सौर सैन्य अपभ्रंश। तो सौर सैन्य अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली दोस्तों? तो देखते हैं सौर सैन्य अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा निकली दोस्तों, तो पश्चिमी हिंदी, ठीक दोस्तों, और राजस्थानी। देखिए दोस्तों ये पश्चिमी हिंदी क्या है दोस्तों? उपभाषा है दोस्तों, इसके अंदर बोलियां भी आएंगे दोस्तों, ठीक है, तो वो चीज हम बाद में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी क्या है? राजस्थानी भाषा जो है दोस्तों सौर सैन्य अपभ्रंश से निकली। अब पैसाची से कौन सी निकली दोस्तों? तो पैसाची से पंजाबी निकली है और लहंदा निकली। किस कौन कौन सी? पैसाची अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा निकली? पंजाबी और लहंदा दोस्तों। अगला है ब्राचड़, तो ब्राचड़ से दोस्तों सिंधी भाषा निकली। कौन सी? सिंधी बोली निकली दोस्तों। और खस से दोस्तों पहाड़ी, जो पहाड़ी भाषाएं हैं दोस्तों, पहाड़ी बोलियां हैं दोस्तों, वो खस से निकली दोस्तों। और अगला है महाराष्ट्री दोस्तों, कौन सा? महाराष्ट्र से मराठी निकली दोस्तों, क्या? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी निकली दोस्तों। और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी दोस्तों, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से निकली दोस्तों। पूर्वी हिंदी पता होगा, इसमें जो बोलियां होती है 3 बोलियां दोस्तों, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी दोस्तों। तो पूर्वी हिंदी किससे निकली दोस्तों? अर्धमागधी दोस्तों। और मागधी दोस्तों क्या है? मागधी अपभ्रंश है दोस्तों 8वां हमारा। तो मागधी से कौन कौन सी भाषाएं निकली, कौन कौन सी बोलियां निकली दोस्तों? तो बिहारी निकली है, बंगाली निकली है, उड़िया निकली है और असमिया निकली दोस्तों। ये चीजें हम याद कर लेंगे दोस्तों, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं ये हम बता दें। तो पहली चीज आपको याद रखनी, सौर सैनिक कौन सी निकली? राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। उसके अलावा जब आके नीचे तो अर्धमागधी दोस्तों, ठीक, अर्धमागधी से कौन सी निकली? पूर्वी हिंदी दोस्तों, ठीक। और मागधी से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बिहारी दोस्तों। तो ये चीज आपको याद रख लेनी, बस बाकी आपको ज्यादा याद नहीं करना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और देखते हैं कि चंदा शर्मा गुलेरी ने उत्तरी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी दिया। तो देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? तो चंदा शर्मा गुलेरी ने उत्तरी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा दोस्तों, ठीक। अब देखिए भोला शंकर ने अपभ्रंश को अवहट्ट नाम दिया। देखिए भोला शंकर ने क्या नाम दिया? अपभ्रंश को अवहट्ट कह दिया दोस्तों, ठीक। अब अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है दोस्तों? तो हेमचंद्र जी हैं। कौन है? अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? तो हेमचंद्र जी दोस्तों। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक दोस्तों। तो ये चीजें आपको याद रखना। अब देखिए अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार कौन है दोस्तों? देखिए पहले हैं स्वयंभू, क्या नाम इनका दोस्तों? स्वयंभू, जिन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि, क्योंकि इन्होंने पौमचर्यु नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि राम के जीवन के ऊपर राम कथा है दोस्तों, ठीक। क्यों कहते हैं इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि दोस्तों? क्योंकि इन्होंने देखिए वाल्मीकि ने किसके? राम के ऊपर लिखी थी कथा, इसी इन्होंने भी राम के ऊपर ही कथा लिखी दोस्तों। इन्होंने पौमचर्यु, इनकी रचना याद रखेंगे, पौमचर्यु नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि राम के जीवन काल पे ही आधारित दोस्तों। अगले हैं दूसरे नंबर पे हैं पुष्पदंत दोस्तों। इन्हें कृष्ण काव्य का प्रणेता कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण काव्य का प्रणेता दोस्तों। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? महापुराण हो गया, राय कुमार चर्यु हो गया दोस्तों, और जसहर चर्यु होगा दोस्तों। तो ये किसकी हैं? पुष्पदंत की। अगले हैं धनपाल है दोस्तों। इनकी रचना भविष्यत कहा दोस्तों, कौन से है? भविष्यत कहा। और ये क्या है? भविष्यत कहा जो है दोस्तों, ये रचना है, ये अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है दोस्तों। क्या है? अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है दोस्तों। अगला देखते हैं कुशलाभ दोस्तों। इनकी रचना क्या है? ढोला मारूरा दूला विरय, ठीक दोस्तों। किसकी है? कुशलाभ की दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या है? अपभ्रंश के दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, जिनदत्त सूरी क्या है दोस्तों? इनकी रचना क्या है? इनकी रचना है उपदेश रसायन और रास नृत्य गीत दोस्तों और रस काव्य दोस्तों, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं अवहट्ट क्या दोस्तों। देखिए अवहट्ट क्या दोस्तों, आप अवहट्ट के बारे में जान लें कि अपभ्रंश के ही परावर्ती रूप को अवहट्ट नाम देगा। कोई कोई अपभ्रंश और अवहट्ट का एक ही मानता है दोस्तों, कोई कोई अलग अलग मानता है दोस्तों। और एक चीज, अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने कीर्तिलता में किया दोस्तों। देखिए अवहट्ट भाषा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो विद्यापति, जिनको हम मैथिल कोकिल जानते हैं, मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, और अभिनव जयदेव के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। उन्होंने सबसे पहले अवहट्ट भाषा का प्रयोग किसमें किया? कीर्तिलता नामक ग्रंथ में किया दोस्तों। तो ये चीज अवहट्ट से बस यही इंपॉर्टेंट दोस्तों। चलिए अब देखते हैं आधुनिक भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1100 से लेकर के अब तक दोस्तों। देखिए इसे हम 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों। किसको? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, यानी हिंदी को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे दोस्तों। पहली हिंदी क्या है? प्राचीन हिंदी। कब से कब तक चली दोस्तों? तो 1100 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। अब इसके प्रमुख कवि कौन से दोस्तों? कौन कौन से दोस्तों?
कौन कौन थे प्रमुख कवि जो प्राचीन हिंदी थी दोस्तों 1100 से 1400 ईस्वी तक? तो अमीर खुसरो, चंद्र बरदाई। कौन कौन थे? अमीर खुसरो और चंद्र बरदाई जी द्वारा। ठीक ठीक, ये क्या थे दोस्तों? प्राचीन हिंदी के प्रमुख कवि थे दोस्तों। अब देखते हैं मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी कब से कब तक चली? 1400 ईस्वी से लेकर के 1850 तक चली। इसके प्रमुख कवि कौन कौन से दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर दास और सूरदास दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये किसके हैं? मध्यकालीन हिंदी के दोस्तों। अब देखते हैं क्या आधुनिक कालीन दोस्तों, क्या आधुनिक हिंदी दोस्तों। अब देखिए इसमें मुख्यतः खड़ी बोली प्रचलित थी दोस्तों। इसमें क्या है? मुख्यतः खड़ी बोली प्रचलित थी और भारतीय हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद बच्चन और निराला इसके प्रमुख कवि थे दोस्तों। किसकी? आधुनिक हिंदी के दोस्तों, जो अब तक चल रही दोस्तों 1850 से दोस्तों। ठीक, तो ये चीज याद रखेंगे। अब देखिए हिंदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों हिंदी का बारे में देखते हैं, जो 1100 ईस्वी से अब तक चली आ रही है दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे हिंदी एक फारसी भाषा शब्द है। देखो दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा हिंदी किस भाषा शब्द है? तो हिंदी भाषा शब्द नहीं दोस्तों, बिल्कुल भूल जाइएगा। हिंदी किस भाषा का है? फारसी भाषा शब्द है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके यूपीएसआई में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? सौर सैनी अपभ्रंश से। ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? तो सौर सैनी अपभ्रंश से दोस्तों। अगला है वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप क्या है दोस्तों? खड़ी बोली। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी कि वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली। जो कहां बोले जाते दोस्तों? तो मेरठ के आसपास दोस्तों, मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाती खड़ी बोली दोस्तों। ये थोड़ी कर्कश होती थी, कान में सुनने के लिए कर्कश होती दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान क्या कहलाती है दोस्तों? तो हिंदुस्तानी भाषा कहलाती है, जिसमें पुरानी हिंदी भी मिक्स हो, उर्दू भी मिक्स हो, अंग्रेजी भी मिक्स हो, तो सभी प्रकार से मिश्रित जो आप भाषा बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों, क्या है? ये हिंदुस्तानी भाषा दोस्तों। और ये आपके यूपीएसआई क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? यूपीएसआई क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? पूछेंगे मानक भाषा क्या होता है दोस्तों, तो आपको बता देना प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा कहलाता है दोस्तों। ठीक, अब देखिए हिंदी के बारे में देखते हैं। तो भारत की राजभाषा क्या है दोस्तों? संवैधानिक क्या है दोस्तों? हिंदी है दोस्तों। तो भारत की राजभाषा हिंदी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब दिया गया दोस्तों? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया दोस्तों। इसीलिए प्रतिवर्ष दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। क्यों मनाते हैं दोबारा देखते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया दोस्तों। इसीलिए 14 सितंबर को हम प्रति ईयर दोस्तों हर साल 14 सितंबर को दोस्तों हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक, और देखिए अगर क्वेश्चन आता है आपका विश्व हिंदी दिवस दोस्तों, दो क्वेश्चन बनेंगे। विश्व हिंदी दिवस पूछ लिया 10 जनवरी बताना। क्यों 10 जनवरी बताना दोस्तों? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और 14 सितंबर दोस्तों 14 सितंबर हिंदी दिवस दोस्तों। ठीक, विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं 10 जनवरी को दोस्तों? आपको बता दें 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया दोस्तों। कहां पे? नागपुर में। इसीलिए दोस्तों प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वजह से दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। कब? 10 जनवरी को दोस्तों। ठीक, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन से दोस्तों? तो बीजी खेर। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक, कौन थे? बीजी खेर जी। चलिए अगला है कि संविधान में राजभाषा का वर्णन कहां पे? भाग 17 में। कहां से? भाग 17 में दोस्तों। और अनुच्छेद 343 से 351। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, अगला है कि भारतीय भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन है दोस्तों? तो कितनी है दोस्तों? 22 भाषाओं का। किसमें? 8वीं अनुसूची। पूछ लेंगे कि संविधान में किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है दोस्तों? तो किसमें? 8वीं में। कितनी भाषाएं हैं टोटल? तो कितनी है? 22 भाषाएं। और मूल संविधान में कितनी थी दोस्तों? 14 थी। बाकी सब बाद में जोड़ी गई दोस्तों। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन यही से पूछे जाएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है दोस्तों? तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। मूल संविधान में कितनी थी दोस्तों? 14 थी, बाद में जोड़ करके 22 कर दी गई दोस्तों। ठीक है, अब किसको जोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है दोस्तों? तो भोजपुरी को। किसको दोस्तों? भोजपुरी को जोड़ने के लिए प्रयासरत है सरकार। ठीक दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों कि भारत में हिंदी भाषी राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? कहाँ कहाँ हिंदी बोली जाती है दोस्तों? हिंदी का क्षेत्र क्या कहता है दोस्तों? तो क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि हिंदी भाषा कितने राज्यों में बोली जाती है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन से राज्य है दोस्तों। पहला आप देखते हैं उत्तर प्रदेश, जहां हम लोग रह रहे हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश से अलग से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों किस जिले से हैं आप, किस राज्य से हैं दोस्तों। ठीक है, अब उत्तराखंड दोस्तों। ठीक, दूसरा क्या है? उत्तराखंड दोस्तों, आपको पता होगा उत्तराखंड यूके, ये भी किसका हिस्सा था दोस्तों? उत्तर प्रदेश का हिस्सा था दोस्तों। 9
तारीख को, ठीक, 9/2002 को दोस्तों, ठीक, सॉरी 2000 में, सॉरी, है ना, 9 अगस्त 2000 को दोस्तों काट देगा दोस्तों, 13 जीरो काट के ना दोस्तों। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान दोस्तों, और 8वां है हरियाणा, 9वां क्या है हिमाचल प्रदेश दोस्तों, और 10वां क्या है दिल्ली। तो 10 भाषी राज्य हैं दोस्तों क्या, हिंदी जहां प्रचलित है दोस्तों, जहां पे हिंदी बोली जाती है दोस्तों। तो आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। पहले चीज तो हमने बात की दोस्तों किसकी, हिंदी के उत्पत्ति की दोस्तों, हिंदी का विकास, सॉरी हिंदी का विकास कैसे हो दोस्तों, किस प्रकार से हिंदी का विकास हुआ दोस्तों, इसके बारे में हमने देखा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों हिंदी का नामकरण कैसे पड़ा, किसके हिंदी का नामकरण कैसे पड़ा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं हिंदी का नामकरण कैसे पड़ा। देखिए कोई भी बच्चा आपके परिवार में जन्म लेता तो कहीं ना कहीं उसका जन्म कैसे हुआ, उसका नाम किस प्रकार रखा जाएगा, ठीक, उसका परिवार क्या है दोस्तों, सबके बारे में जाना होता है। उसी प्रकार से हम हिंदी के बारे में देखा तो हमने पहले हिंदी की उत्पत्ति देखी दोस्तों, किस प्रकार से हिंदी उत्पन्न हुआ दोस्तों। अब उसका हम नामकरण कर रहे हैं दोस्तों, इसके बाद इसके परिवार के बारे में भी हम देखेंगे दोस्तों, ठीक। तो नामकरण करेंगे दोस्तों, जैसे आपको पता किस प्रकार से इसका नाम पड़ा। पहले देखिए आपको पता होगा कि भारत, और जो भारत बहुत बड़ा था दोस्तों। अब देखिए आप लोग देखते होंगे कि भारत से पाकिस्तान जब अलग हुआ, मान लीजिए ये पाकिस्तान है, पाक है दोस्तों, ठीक, ये पाक है दोस्तों, और ये क्या है इंडिया है दोस्तों। तो इसके बीच में कौन सी नदी पड़ती है दोस्तों, सिंधु नदी, ठीक, क्या पड़ती है, सिंधु नदी। और पहले ये भारत पूरा एक ही था दोस्तों। तो देखिए जो यहाँ लोग थे दोस्तों, यहाँ पे लोग थे दोस्तों ईरानी, जिनको फारसी बोलते थे ना, फारस के लोग ना, ईरान के लोग। तो ये दोस्तों इसको इंडिया पहले नाम नहीं था दोस्तों, तो इसको क्या समझते थे, सिंधु नदी के लिए, सिंधु नदी के कारण इसको सिंध प्रांत बोलते थे, क्या सिंधु प्रांत बोलते थे दोस्तों, क्या बोलते थे, सिंध बोलते थे ना। अब देखिए जो ईरानी लोग दोस्तों वो सा को हा बोलते, देखिए सा को क्या बोलते हैं दोस्तों, हा बोलते हैं। तो सिंधु से क्या हो गया, हिंद बोलने लगे, ठीक दोस्तों, हिंद बोलने लगे दोस्तों, क्या हिंद बोलने से पहले सिंधु बोलते थे, किस वजह से, क्योंकि भारत के बीच से सिंधु नदी गुजरती थी दोस्तों ना, तो इसलिए पहले सिंध बोले। सिंधु में क्या किए वो लोग, क्या कहते हैं, सा को हा बोलते थे दोस्तों, क्या बोलते थे, साको हा, तो इसलिए सिंधु को क्या हिंद बोलते दोस्तों। अब देखिए किसी ने धीरे धीरे करते करते क्या हुआ कि इसमें से ऊ की मात्रा हटा दी दोस्तों, जो ऊ प्रत्यय था दोस्तों इसको हटा दिया गया दोस्तों, तो क्या होगा, हिंद होगा दोस्तों, ठीक, हिंद हो गया दोस्तों। अब देखिए फिर धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, इसमें ई प्रत्यय जोड़ देगा, क्या ई प्रत्यय जोड़ देगा दोस्तों, फिर क्या होगा, हिंदी बन गया दोस्तों। तो यहां से आपको पता होगा कि हिंदी का नामकरण कैसे हुआ। पहले देखिए ये भारत था दोस्तों, इसके बीच में क्या सिंधु नदी बहती थी दोस्तों, और बाहर वाले लोग इसको सिंध के नाम से जानते थे, किसके नाम से, सिंधु के नाम से ही जानते थे दोस्तों, सिंधु प्रांत बोलते थे दोस्तों ना। अब क्या हुआ कि सिंध को जो ईरानी लोग थे वो सा को हा बोलते थे, तो सिंध को हिंद बोलने लगे दोस्तों, और हिंद से क्या होगा, ऊ प्रत्यय हटा देगा तो हिंद बन गया दोस्तों। और आगे चलते थे फारसी भाषा का प्रत्यय ई लग गया दोस्तों, ठीक है, फारसी भाषा का प्रत्यय ई लग गया दोस्तों, जहां से हिंदी बन गया दोस्तों, ठीक। तो हिंदी का आपने नामकरण देख लिया, हिंदी का नाम कैसे पड़ा दोस्तों, तो सिंध, आप बताएंगे हिंदी का नामकरण कैसे पड़ा, तो आप बताएंगे कि भारत में सिंधु नदियां बहती थी दोस्तों, और सिंध को जो है, जो सा को हा बोलते थे, कौन, ईरानी लोग सा को हा बोलते थे दोस्तों, तो सिंध को हिंदू कहने लगे। अब हिंदू से प्रत्यय ऊ हट गया दोस्तों, तो हिंद होगा। अब हिंद में ई जोड़ देगा प्रत्यय, और किस प्रकार का प्रत्यय दोस्तों, फारसी भाषा का प्रत्यय ई जोड़ देगा दोस्तों, ई, ठीक। तो वहीं से क्या होगा, हिंदी शब्द का निर्माण हो गया, हिंदी शब्द का नामकरण हो गया दोस्तों, ठीक। तो ये चीजें याद रखेंगे। अब देखिए हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवाहमान सिंधु नदी से संबंधित दोस्तों। देखिए वही चीज हमने बताया जो कहानी टाइप में वो लिख दिया हमने, ठीक दोस्तों, कि आपको दिक्कत ना हो दोस्तों, ठीक है। देखिए हिंदी शब्द की उत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवाहमान सिंधु नदी के संबंधित दोस्तों, ठीक है, ये हमने बता दिया दोस्तों पहले से ही। अब देखिए विदेशी यात्री खासकर ईरानी फारस ने सिंधु नदी के कारण भारत को सिंधु का देश कहते थे ना, जो कि सिंधु नदी बहती थी दोस्तों भारत से, तो इसीलिए ईरानी लोग जो थे दोस्तों वो सिंधु का देश कहते थे दोस्तों, क्या बोलते थे, सिंधु का देश। परंतु ईरानी लोग सा को हा और धा को दा बोलते थे दोस्तों, पहलवी भाषा प्रवृत्ति के अनुसार दोस्तों, ठीक। तो जिससे क्या बोलते थे, वो सिंध को हिंद बोलते थे दोस्तों, क्या बोलते थे, सिंध को हिंद बोलते थे दोस्तों, ठीक। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, हिंद से हिंद बन गया, क्या बोल गया, बन गया हिंद से हिंद बन गया दोस्तों। अब फिर क्या गया, हिंद में दोस्तों फारसी भाषा के संबंध कारक ई का प्रत्यय, देखिए हिंद बना था, अब हिंद में संबंध कारक दोस्तों ई जोड़ देगा, क्या जोड़ देगा दोस्तों, हिंद में संबंध कारक प्रत्यय ई जोड़ देगा दोस्तों, तो क्या बन गया दोस्तों, इस प्रकार से हिंदी का शब्द का नामकरण हुआ दोस्तों। तो क्या बन गया, हिंद में प्रत्यय जोड़ देगा, क्या बन गया, हिंदी बन गया दोस्तों, ठीक। तो इसी प्रकार से हिंदी शब्द का नामकरण उत्पन्न हो गया दोस्तों, तो हिंदी का नामकरण कर देगा दोस्तों, ठीक। तो याद रखेंगे इस प्रकार से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में हुई दोस्तों, ठीक। और
हिंदी का अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि हिंद देश के निवासी दोस्तों। ठीक, अब आगे चलकर यह हिंदी भाषा जो है या हिंद जो है भाषा जो है किसके अर्थ में, भाषा के अर्थ में प्रयोग में आने लगा। मतलब यही पहले हिंद का मतलब क्या होता था दोस्तों, हिंद देश के निवासी, और वही हिंद जो था दोस्तों ये भाषा के रूप में प्रयुक्त होने लगा दोस्तों। ठीक, तो ये समझ गए आप लोग। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके एग्जाम में, ये चीज जानना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आएंगे दोस्तों। समझिएगा, क्वेश्चन आएगा कि हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का दोस्तों, फारसी भाषा का। आपसे पूछेंगे हिंदी शब्द किसका है दोस्तों, तो फारसी भाषा का, अभी हमने बताया। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों कि हिंदी शब्द किसका देन है दोस्तों, तो ईरानियों का। हमने देखा ना किसका देन है दोस्तों, ईरानियों का है दोस्तों। ईरानी ही हिंदी को सिंधु बोलते थे, सिंधु से हिंद, हिंद से हिंदू दोस्तों, तो वो चीज बनती बनती चली गई दोस्तों। तो किसकी देन है, ईरानियों की दोस्तों। अब एक चीज इंपॉर्टेंट दोस्तों कि हिंदी की मूल उत्पत्ति कहां से मानी जाती है दोस्तों। देखिए हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किससे, वैदिक संस्कृत दोस्तों। अगर वैदिक संस्कृत नहीं मिलता है तो संस्कृत लगा देना दोस्तों, क्योंकि देखिए सबसे पुराना क्या है दोस्तों, वैदिक संस्कृत है। संस्कृत में भी सबसे पुराना कौन सा है, वैदिक संस्कृत। इसलिए हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है, वैदिक संस्कृत से दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों भारत की राजभाषा क्या है दोस्तों, तो हिंदी दोस्तों। भारत की राजभाषा हिंदी को संवैधानिक दर्जा दिया गया है दोस्तों। और एक चीज याद रखेंगे, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को दोस्तों। ठीक, एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों कि सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने मध्य देश की भाषा के लिए हिंदवी शब्द या हिंदी शब्द का प्रयोग किया। किसने, अमीर खुसरो ने मध्य देश की भाषा के लिए दोस्तों हिंदवी या फिर हिंदी शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। किसने, अब देखो क्वेश्चन आएगा कि हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो अमीर खुसरो ने दोस्तों। ठीक, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, खड़ी बोली का जनक बोलते हैं। और दोस्तों इनको तोताए हिंद भी कहा था दोस्तों। क्या, तोताए हिंद, खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन आएगा आपके लिए कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे बोलते हैं दोस्तों, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है दोस्तों, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी दोस्तों। अगला है हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा दोस्तों। ये पंक्तियां किसकी दोस्तों, तो आपको पता होगा ये पंक्तियां किसकी दोस्तों, प्रसिद्ध शायर कौन है दोस्तों, मोहम्मद इकबाल द्वारा 1950 में लिखी गई थी दोस्तों। कब, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा किसकी रचना है दोस्तों, तो मोहम्मद इकबाल की पंक्तियां दोस्तों 1905 में लिखी गई थी दोस्तों। और इसे सबसे पहले सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया गया था दोस्तों। ठीक है, कहां, सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया गया दोस्तों। और यह पंक्ति इकबाल की रचना बंगेदारा में शामिल है। ये पंक्ति कहां से ली थी इकबाल ने, तो बंगेदारा से दोस्तों। बंगेदारा क्या है दोस्तों, इकबाल की रचना है दोस्तों। इकबाल की रचना है, ठीक, जहां से क्या लिया गया दोस्तों, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा हमारा दोस्तों। ठीक, और चीज बता दें, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये किसका नारा है दोस्तों, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नारा है दोस्तों। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या बोलते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक दोस्तों। ठीक, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमने बता दिया। अब देखिए बात करते हैं कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं दोस्तों, और हिंदी का स्थान क्या है दोस्तों, ये भी आपके साथ हम शेयर करने वाले दोस्तों। तो आपको पता हो देखिए हर साल क्या होता है दोस्तों, एक क्या होती है दोस्तों, वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस एथनोलॉग होता है दोस्तों। ठीक, उसमें क्या होता है दोस्तों कि पूरी भाषाओं को गिना आता है कि कौन सी भाषा किस नंबर पे दोस्तों। तो देखिए एथनोलॉग पहले जानते हैं दोस्तों, ये क्या है, वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस एथनोलॉजी दोस्तों। देखिए एथनोलॉजी की स्थापना कब की गई थी, 1951 में। कब की गई दोस्तों, 1951 में। ये क्या करता है, क्या है, ये विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं की वार्षिक डेटाबेस जारी करता है। क्या करता है, जो दोस्तों ज्यादा बोली जाती भाषाएं दोस्तों, वो भाषाओं को एक क्रम में लगाता है दोस्तों। सबसे पहले सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस प्रकार से क्या करता है, हर साल डेटाबेस जारी करता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आप देखते हैं ये जारी कब करता है दोस्तों, तो आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी 2020 को, मतलब हर 21 फरवरी को। क्यों, क्योंकि मातृभाषा दिवस मनाया था दोस्तों। तो 21 फरवरी 2020 को दोस्तों जो एथनोलॉजी है दोस्तों, इसके 22वें संस्करण के अनुसार, कितने, कौन सा संस्करण था दोस्तों, इससे पहले 21 बार प्रदर्शित कर चुका था दोस्तों, अब ये 22वीं बार लेके आया दोस्तों। इसके अनुसार क्या हो दोस्तों, वर्तमान में विश्व में बोली जाने वाली कुल भाषाएं कितनी है दोस्तों, 7111। कितनी दोस्तों, 7111 कुल भाषाओं को शामिल किया किसमें, एथनोलॉग ने दोस्तों। ठीक, 22वें संस्करण में दोस्तों। अब बता दें इसके अलावा इसने करीब 348 ऐसी भाषाओं को सूचीबद्ध किया जो वर्तमान में बोली जाती है। मतलब क्या कि विलुप्त हो चुकी दोस्तों कितनी भाषाएं, 348 ऐसी भाषाएं जो बोली ही नहीं जाती दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों एथनोलॉग के 22वें संस्करण के अनुसार भारतीय जो भाषाएं दोस्तों उनका स्थान कौन सा है दोस्तों। जो एथनोलॉग है दोस्तों उसके 22वें संस्करण के अनुसार दोस्तों इनका स्थान कौन सा है, कौन सी भाषा पहले नंबर पे, कौन सी दूसरे नंबर पे दोस्तों। देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती थी, मंदारिन दोस्तों, मगर उसका स्थान क्या हुआ, खिसक
चुका है। अब देखिए पहले स्थान पे कौन से हो गए दोस्तों, अंग्रेजी हो गई दोस्तों। 113.2 करोड़ लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले नंबर पे क्या होगा, अंग्रेजी दोस्तों। अब आएगा कि 22वें संस्करण एथनोलॉग के 22वें संस्करण के अनुसार सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी दोस्तों, तो आपको क्या बताना है ना, अंग्रेजी दोस्तों। ठीक, दूसरे पे क्या है, मंदारिन। ये क्या है, चीनी भाषा दोस्तों। मंदारिन दूसरे पर पहुंच गई दोस्तों। पहले जो है ये पहले पे थी दोस्तों। ठीक, अब कितनी है दोस्तों, कितने लोग बोलते हैं, 111.7 करोड़ दोस्तों। अब देखिए हिंदी की बात करते हैं दोस्तों, हमारा मेन मोटो क्या है, हिंदी। तो हिंदी 61.5 करोड़ लोगों के साथ में तीसरे स्थान पर बना हुआ दोस्तों। किस स्थान पर दोस्तों, तीसरे स्थान पे हिंदी हमारा तीसरे स्थान पे दोस्तों। अब उसके बाद देखिए चौथे पे क्या है दोस्तों, स्पेनिश। क्या है दोस्तों, स्पेनिश। 53.4 करोड़ लोगों के साथ स्पेनिश चौथे स्थान पे दोस्तों। पांचवें पे आपका 28 करोड़ लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा को। और छठे पे क्या है दोस्तों, अरबी। 27.4 करोड़ दोस्तों, 27.4 करोड़ लोग क्या बोलते हैं, अरबी बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए सातवें पे क्या है, बंगाली भाषा। ये भी आपके इंडिया के है दोस्तों, बंगाली भाषा। 26.5 करोड़ लोग बंगाली बोलते हैं। और आठवें पे क्या है, रूसी भाषा। 25.8 करोड़ दोस्तों। उसके बाद 9वें पे है पुर्तगाली दोस्तों, 19.9 करोड़। और फिर 10वें क्या है, इंडोनेशियाई दोस्तों, 17 करोड़। उसके बाद उर्दू है दोस्तों, फिर वो भी 17 करोड़ लगभग, 11वें नंबर पे। और फिर मराठी जो है दोस्तों, किस पे है, 15वें नंबर पे, 9.5 करोड़ दोस्तों। और देखिए दोस्तों 26वें नंबर पे कौन से, तेलुगु दोस्तों। और 27 जो आपके क्या है दोस्तों, वो आपका क्या है, तमिल है दोस्तों। सॉरी, ये 18वें नंबर पे था, 17वें नंबर पे था दोस्तों। ठीक है, और ये क्या है, 19वें नंबर पे कौन सा है, तमिल है दोस्तों। ठीक, तो ये चीज आप लोग याद रख लेंगे दोस्तों एक क्रम से। देखिए दोस्तों अब बात करते हैं विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली 20 भाषाओं में से 6 कौन सी भाषाएं हैं, आपकी भारतीय भाषाएं शामिल दोस्तों। कितनी, 6 भाषाएं जो हैं भारतीय भाषाएं शामिल है दोस्तों। तो ये चीज आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए पहले कौन सी, हिंदी दोस्तों, जो तीसरा स्थान दोस्तों हिंदी का है दोस्तों। विश्व की बात करते हो तीसरा स्थान दोस्तों। ठीक है, और अगर भारत में बात कर ले सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपकी हिंदी होगी। कितने, 61.5 करोड़ दोस्तों। दूसरे बंगाली दोस्तों, 26.5 करोड़ दोस्तों। और इसका विश्व में कौन सा स्थान दोस्तों, तो आपको पता होगा कौन सा दोस्तों, 7वां स्थान है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब उर्दू है दोस्तों। उर्दू का 11वां स्थान है दोस्तों, 17 करोड़ के साथ में। और देखिए 15वां स्थान किसका है, मराठी है दोस्तों, 9.5 करोड़ दोस्तों। अब देखिए 16वां स्थान किसका दोस्तों, तेलुगु का है, 9.3 करोड़ के साथ में। और जो आपका क्या बोलते हैं, 19वां स्थान किसका है, तमिल का है दोस्तों, 8.1 करोड़ दोस्तों। ठीक, तो कितनी भाषाएं हो गई शामिल, टॉप 20 में, एक हिंदी हो गई, दूसरी बंगाली हो गई, तीसरी क्या हो गई, उर्दू, चौथी मराठी, पांचवी तेलुगु और छठी तमिल भाषा हो गई दोस्तों। तो ये कितनी का दोस्तों, 6 भाषाएं जो कि टॉप 20 में शामिल दोस्तों। अब देख रहे हैं 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं की सूची का है। अगर भारत में बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा 43.63% भाषा की कौन सी, हिंदी है। फिर बंगाली दूसरे नंबर पर दोस्तों 8.03 दोस्तों। और तीसरे मराठी दोस्तों 6.86। चौथे पे तेलुगु है दोस्तों 6.70। और पांचवे पे क्या है दोस्तों, तमिल है, 5.7% दोस्तों। तो ये आपकी है। और देखिए छठे पे क्या है, गुजराती है, 4.59। और जो सातवें है दोस्तों उर्दू है, 4.19%। और फिर क्या है, संस्कृत दोस्तों। ठीक, संस्कृत दोस्तों। चलिए आगे देखते दोस्तों हिंदी के विभिन्न नाम और रूप दोस्तों। हिंदी के कितने नाम प्रचलित होते दोस्तों, उनके रूप कितने थे दोस्तों, उनके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो आपको पता है क्या कि हिंदी के निम्नलिखित रूप प्रचलित हो, पहला क्या दोस्तों, हिंदवी दोस्तों। देखिए समझिए हिंदवी क्या है दोस्तों, इसे हिंदुई, जवाने हिंदी या देहलवी आदि नाम से जाना था। किसको, हिंदवी को देहलवी भी कहते हैं, जवाने हिंद भी कहते हैं और हिंदुई भी कहते हैं दोस्तों। यह मध्यकाल में मध्य प्रदेश के हिंदुओं की भाषा थी दोस्तों। किसकी थी, मध्यकाल में मध्य प्रदेश के हिंदुओं की भाषा कौन थी दोस्तों, कौन सी, हिंदवी थी दोस्तों। इसीलिए इसको हिंदवी बोलते थे। इसमें अरबी फारसी भाषाओं का अभाव था दोस्तों। इसमें अरबी फारसी भाषाएं यूज नहीं होती दोस्तों। ठीक है, अगला है कि सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने मध्य देश की भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। किसके लिए, मध्य देश की भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों, सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने दोस्तों। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई एक फारसी हिंदी कोश खालिक बारी, जिसमें हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार देसी भाषा हेतु प्रयुक्त हो दोस्तों। तो पहली चीज ये याद रखेंगे खालिक बारी किसकी शब्दकोश है, तो अमीर खुसरो की दोस्तों। इसमें 30 बार हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया और 5 बार दोस्तों हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों। अगला है दोस्तों, दूसरा क्या है, भाषा या भाखा दोस्तों। क्या प्रचलित नाम है दोस्तों, भाषा या भाखा। देखिए 19वीं सदी में इस शब्द का प्रयोग क्या होता था दोस्तों, 19वीं सदी में इस शब्द का प्रयोग होता था दोस्तों। फोर्ट विलियम कॉलेज के में नियुक्त हिंदी अध्यापकों को भाषा मुंशी के नाम से अभिहित करना इस बात का सूचक है दोस्तों। देखिए जो फोर्ट विलियम कॉलेज के जो हिंदी अध्यापक थे दोस्तों, उनको क्या बोलते थे, भाषा मुंशी दोस्तों। तो इसी
अध्याय पे हम देख सकते हैं कि भाषा या भाका कितना प्रचलित है दोस्तों। अब देखते हैं अगला, देखते हैं विद्यापति, कबीर दास, तुलसीदास, केशव दास आदि ने भाषा शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए किया था दोस्तों। किसके लिए? हिंदी के लिए भाषा शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। ठीक, अगला देखते हैं रेखता। रेखता क्या था दोस्तों? आपको बता दें मध्यकाल में मुस्लिमों में प्रचलित अरबी फारसी भाषाओं से मिश्रित कविता की भाषा थी क्या? रेखता थी दोस्तों। मध्यकाल में मुस्लिमों में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित कविता की भाषा क्या थी? रेखता थी दोस्तों। इसका प्रयोग अधिकतर उर्दू शायरों ने किया। किसने दोस्तों? उर्दू शायरों द्वारा इसका प्रयोग किया गया। जैसे मिर्जा गालिब और मीर तकी द्वारा। इन दोनों का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? आगरा में हुआ। मिर्जा गालिब ने और मीर तकी ने इस भाषा का प्रयोग किया दोस्तों, और इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? दोनों का आगरा में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा था दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि मिर्जा गालिब का पूरा नाम क्या दोस्तों? ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है दोस्तों। तो क्या नाम है? मिर्जा असद उल्लाह बेग खां दोस्तों। मिर्जा गालिब क्या नाम है दोस्तों? मिर्जा असद उल्लाह बेग खां दोस्तों। अब देखिए एक चीज और जान लेते दोस्तों कि यह मुगल के आखिरी शासक थे। ठीक, ये मुगल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी थे दोस्तों। कौन? मिर्जा गालिब किसके दरबारी थे? जो आखिरी शासक थे बहादुर शाह जफर दोस्तों, जो कि 1857 की क्रांति में भाग लिया था, जिन्हें बहादुर शाह जफर द्वारा कौन सी उपाधि दी गई दोस्तों? दरीब उल मुल्क तथा नज्म उद दौला की उपाधि दी गई। किसको दोस्तों? मिर्जा गालिब को किसने दी? बहादुर शाह जफर ने। कौन सी उपाधि? दरीब उल मुल्क तथा नब्ज उद दौला की उपाधि दी गई थी दोस्तों। एक चीज और बता दोस्तों, 1954 में मिर्जा गालिब फिल्म सोहराब मोदी द्वारा बनाया गया दोस्तों। मिर्जा गालिब के ऊपर फिल्म बनी थी दोस्तों, सोहराब मोदी द्वारा बनाया गया, जिसमें मिर्जा गालिब का अभिनय किसने किया था दोस्तों? भारत भूषण द्वारा किया गया। मिर्जा गालिब कि कौन बना था दोस्तों? तो भारत भूषण बने थे दोस्तों। अगला है, चौथा है दोस्तों दखनी या दखनी दोस्तों। दखनी या दखनी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दखनी या दखनी दोस्तों क्या है? तो मध्यकाल में दक्खन के मुस्लिम द्वारा फारसी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा थी दोस्तों। क्या? दखनी। किस लिए? क्योंकि वो दक्खन के दोस्तों थे, दक्षिण के दोस्तों थे। कौन? मुस्लिम थे दोस्तों, इनके द्वारा फारसी भाषा में लिखा जाता था दोस्तों। इसी हम क्या बोलते हैं? दखनी या फिर दक्कनी दोस्तों। ठीक है, अब हिंदी में गद्य रचना परंपरा आरंभ करने का श्रेय दक्कनी हिंदी के रचनाकारों को ही जाता है दोस्तों। ठीक है, कौन सी रचना? जो गद्य रचना है दोस्तों, इसकी परंपरा का सूत्रपात किसने किया दोस्तों? किसने किया दोस्तों? आपको पता होगा, इसका श्रेय दक्कनी के हिंदी रचनाकारों को ही जाता है दोस्तों। ठीक, एक चीज याद रखेंगे कि दक्कनी हिंदी को उत्तरी भारत में लाने का श्रेय प्रसिद्ध शायर वली मोहम्मद वली को जाता है दोस्तों। किसको? वली मोहम्मद वली को जाता है। क्या? दक्कनी हिंदी को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? वली मोहम्मद वली। और ये क्या थे? शायर थे दोस्तों। ठीक, अब देखते हैं वली मोहम्मद वली मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला। आप जानते होंगे इनके बारे में। मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में दिल्ली आए थे दोस्तों, और इसी ने ही उत्तर भारत में दक्कनी भाषा को लोकप्रिय बनाया दोस्तों। कहाँ आए थे दोस्तों? ये इनके शासनकाल में क्या आए थे दोस्तों? दिल्ली आए थे। किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह रंगीला के दोस्तों। ये भी क्या थे दोस्तों? आपके मुगल काल के बादशाह थे दोस्तों। ठीक, तो ये याद रखेंगे। अगला है खड़ी बोली दोस्तों। ये खड़ी बोली आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। खड़ी बोली क्या है? खड़ी बोली जनक सबसे पहले जानते हैं अमीर खुसरो को माना जाता है दोस्तों। खड़ी बोली जनक कौन है? अमीर खुसरो जी। और देखिए अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? अबुल हसन यमुनुद्दीन दोस्तों। क्या नाम है? अबुल हसन यमुनुद्दीन मोहम्मद दोस्तों। ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। तो याद रखेंगे अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अबुल हसन यमुनुद्दीन मोहम्मद दोस्तों। अब देखते हैं खड़ी बोली की निम्नलिखित 3 शैलियां प्रचलित थी दोस्तों। कितनी शैलियां? 3 शैलियां। पहली थी दोस्तों हिंदी। ठीक दोस्तों, क्या थी? हिंदी। देखिए इसे शुद्ध हिंदी, उच्च हिंदी, नागरी हिंदी या आर्य भाषा के नाम से जाना जाता था दोस्तों। किसे? हिंदी को दोस्तों। खड़ी बोली की जो पहली शैली थी हिंदी दोस्तों। ठीक है, इसे किसके नाम से? शुद्ध हिंदी, उच्च हिंदी, नागरी हिंदी या फिर आर्य भाषा के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। ठीक, और दूसरी चीज क्या है? यह नागरी लिपि में लिखित संस्कृत बहुल भाषा थी दोस्तों। संस्कृत बहुल खड़ी बोली थी दोस्तों। किसमें? नागरी भाषा में लिखने वाली दोस्तों। और इसका प्रयोग जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में देखने को मिलता है। जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं है दोस्तों, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? कंकाल, तितली, झरना, आंसू और लहर दोस्तों। ठीक, अब देखते हैं जवाने उर्दू दोस्तों। किस खड़ी बोली को दूसरा क्या रूप है दोस्तों? जवाने उर्दू दोस्तों। इसे उर्दू या फिर जवाने उर्दू मुसल्ला कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुअल्ला बोलते दोस्तों। क्या? इसे उर्दू या फिर जवाने उर्दू मुअल्ला बोलते दोस्तों। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फारसी लिपि में लिखित अरबी फारसी बहुल खड़ी बोली है दोस्तों। ये काम
ये क्या है, फारसी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों। और ये अरबी फारसी बहुल खड़ी बोली, इसमें अरबी फारसी की बहुत सी भाषाएं, बहुत से वर्ण मिले हुए मिलेंगे आपको दोस्तों, ठीक है। और जैसे आपने देखा होगा शहादत हसन मंटो की रचनाएं, उसमें इसका प्रयोग किया गया दोस्तों। देखिए मंटो की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, गैर इजाजत, शिकारी औरतें, काली सलवार, शैतान, खाली बोतलें और गंजे फरिश्ते दोस्तों, ये किसकी हैं, मंटो की प्रमुख रचनाएं दोस्तों। अब देखिए 2018 में नंदिता दास द्वारा मंटो के जीवन पर आधारित फिल्म मंटो बनाई गई दोस्तों। देखिए आपको पता होगा दोस्तों, मंटो आपने देखा होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी की दोस्तों, ठीक है, कि 2018 में नंदिता दास द्वारा मंटो के जीवन पर आधारित फिल्म बनाई गई, इसका नाम क्या रखा गया, मंटो दोस्तों, ठीक है। और जिसमें मंटो का किरदार किसने निभाया दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी दोस्तों, ठीक, जिसने मांझी द माउंटेन मैन में भी अपना रोल निभाया था, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, है ना, तो उन्होंने ही मंटो का रोल किया था दोस्तों, ठीक। तो ये भी फिल्म आपने अगर नहीं देखी तो देख सकते दोस्तों, ठीक है। चलिए ये मंटो के ऊपर बनी है दोस्तों। अगला है तीसरा, क्या है, हिंदुस्तानी दोस्तों, क्या है, हिंदुस्तानी। देखिए हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप आम जनता द्वारा, जो आम जन द्वारा प्रयुक्त होता है दोस्तों, उससे क्या बोलते हैं, हिंदुस्तानी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये आम जन द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला, देखिए ये मिश्रित होती है जो हम आज लोग बोलते हैं, हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, वो मिश्रित होती है। उसमें आपको हिंदी के मिलेंगे, इंग्लिश के भी शब्द मिलेंगे, उर्दू के मिलेंगे दोस्तों, फारसी के मिलेंगे, अरबी के, सभी शब्द मिश्रित होते हैं दोस्तों, ठीक, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं। अब देखिए जैसे प्रेमचंद की भाषाओं में, प्रेमचंद की रचनाओं में इसका इस्तेमाल किया गया, जैसे गोदान हो गया, गबन हो गया, कर्मभूमि हो गया, सेवा सदन हो गया दोस्तों, ये किसकी हैं, प्रेमचंद जी की रचना है दोस्तों, ठीक। तो देखिए हमने अब देख लिया दोस्तों हिंदी के बारे में दोस्तों, हिंदी का इतिहास देख लिया, सब कुछ देख लिया दोस्तों। अब बात करेंगे हिंदी का भाषा परिवार, क्या दोस्तों, इसका भाषा परिवार का, किस परिवार की भाषा है हिंदी दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कोई लड़का, कोई बच्चा पैदा होता तो पहले उसका नामकरण करते दोस्तों, हमने वो देख लिया, उसका विस्तार कैसे हुआ, वो किस देश का है दोस्तों, उसके माता पिता कौन, सब कुछ हमने देख लिया दोस्तों, ठीक। अब देखेंगे उसका परिवार कैसा है दोस्तों, ठीक, क्या है उसका परिवार कैसा दोस्तों, उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ हो, भाषा परिवार कहलाते हैं दोस्तों। देखिए जैसे दोस्तों परिवार होता है, जैसे हम लोग होते हैं, हमारे भी परिवार होते हैं दोस्तों, है ना, कि इस परिवार का, ये इस परिवार का है दोस्तों। इसी प्रकार से हर एक भाषा का कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिवार जरूर है दोस्तों, ठीक। तो परिवार का होता है दोस्तों, उसके बारे में देखते हैं कि ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ हो दोस्तों, वो उसी परिवार में होती है दोस्तों। जैसे हमारा है दोस्तों, तो हमारा जो जन्म हुआ दोस्तों हमारे पिताजी के उसमें हो दोस्तों, तो हम उस परिवार को जाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार से जिस भाषा का जन्म जिस कुल से होता है दोस्तों, उसी परिवार की भाषा कहलाती है दोस्तों, ठीक। अब बात करते हैं भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की भाषा परिवार है दोस्तों, तो मुख्यतः कितनी है दोस्तों, 4 ही है दोस्तों, ठीक। अब अगर 5 भाषाएं हम देखते हैं दोस्तों, एक अभी नया हाल ही में खोजा गया, कौन सा, अंडमानी भाषा परिवार। देखिए भारोपी भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार है, और कौन सा है, अंडमानी भाषा परिवार दोस्तों। कितने हो गए, 5 हो गए दोस्तों, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए दोस्तों। चलिए अब एक एक के बारे में देखेंगे दोस्तों। पहला क्या है, भारोपी भाषा परिवार, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि इसी में ही हिंदी भी आती है दोस्तों, ठीक है। इसी भाषा परिवार में हिंदी भी आती है दोस्तों। देखिए इसे हिंद आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं, क्या, हिंद आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं दोस्तों। और इसका विभाजन इंडो यूरोपियन यानी हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से हुआ दोस्तों। इसका विभाजन किससे हुआ था दोस्तों, तो इंडो यूरोपियन से हुआ था दोस्तों, ठीक। अब देखिए ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार दोस्तों। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आएंगी दोस्तों, आपको बता दें, किसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है दोस्तों, किसके, भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आएंगी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, स्पेनिश दोस्तों, जर्मनी, ठीक, जर्मन भाषा, रूसो, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, असमिया, ओडिसी, कश्मीरी, डोगरी, नेपाली, कोंकणी और बांग्ला, बहुत सारी भाषाएं दोस्तों भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, जिसमें से हिंदी भी है दोस्तों। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो आपको बताते हैं ना, भारोपी, किसकी, भारोपी है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी दोस्तों। अब देखिए दूसरी, इसकी जो दूसरी शाखा थी दोस्तों, वो इंडो ईरानी भाषा थी, जिसके अंतर्गत फारसी, ईरानी, पश्तो, बलूची आदि भाषाएं शामिल थी दोस्तों। एक चीज याद रखेंगे दोस्तों, 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा दोस्तों इसी के जो भाषा परिवार की भाषा थी दोस्तों, सिंधी को भारतीय भाषा की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कौन सी, सिंधी। और सिंधी किस भाषा परिवार की, तो भारोपी भाषा परिवार की दोस्तों। और देखते हैं 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें दोस्तों 1992 में हुआ था दोस्तों। ये चीजें याद रखेंगे, 21वें संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ी गई थी दोस्तों, और 71वें संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को भारतीय संविधान की 8वीं भाषा में जोड़ा गया। और जिसमें नेपाली और कोंकणी दोस्तों क्या है, ये आपकी भारोपी भाषा परिवार
परिवार के अंतर्गत आती है दोस्तों। और देखिए नेपाली तो नेपाल के आसपास बोली जाती है दोस्तों। कोंकणी कहाँ बोली जाती है, तो कोंकणी आपका कहाँ, गोवा में दोस्तों। ठीक, चलिए अगला है 92वां संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी बोडो डोगरी मैथिली संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया दोस्तों, जिसमें से मैथिली का दोस्तों ये भी आप ही क्या है, भारोपी भाषा परिवार की ही भाषा है दोस्तों। ठीक, मैथिली क्या है, भारोपी भाषा परिवार की ही भाषा है दोस्तों। और ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है दोस्तों, बिहारी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कहते हैं दोस्तों, अगला भाषा परिवार क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार दोस्तों। क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार दोस्तों। यह भारत का दूसरा बड़ा भाषा परिवार है, मतलब कि पहले कौन सा है आपका दोस्तों, भारोपी है, दूसरे पे द्रविड़ भाषा परिवार आ गया दोस्तों। देखिए यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है दोस्तों। इस भाषा परिवार में भाषाएं अधिकतर दक्षिण भारत की होती है दोस्तों। जो दक्षिण भारत हमारा देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत दोस्तों होता है, जो तीन तरफ से पानी घिरा हुआ दोस्तों, वहां पर द्रविड़ भाषा परिवार से ही सारी भाषाओं का उल्लेख हुआ दोस्तों। मतलब भाषा, वहां की जो भाषाएं हैं दोस्तों, उसका परिवार क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार दोस्तों। देखिए इसके अंतर्गत जो भाषाएं आती है, प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी दोस्तों, देखिए तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु दोस्तों। तमिल अब पूछ लेंगे तमिल किस राज्य में बोली जाती है, तो तमिलनाडु में, कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम केरल में दोस्तों, और तेलुगु आंध्र प्रदेश में दोस्तों। इस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य कौन सा है दोस्तों, तमिल। तमिल भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है दोस्तों, जो इस परिवार की दोस्तों, किस परिवार की, द्रविड़ परिवार की जो भाषा है दोस्तों तमिल, ये सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों। ठीक, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक, अब तीसरा भाषा परिवार कौन सा है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार दोस्तों। कौन सा, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार दोस्तों। देखिए इसमें क्या है, ये भाषा परिवार मुख्य रूप से भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम और पश्चिम बंगाल के हिस्सों में बोली जाती है। किस किस हिस्सों में दोस्तों, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम और पश्चिम बंगाल, लगभग पूर्वोत्तर वाले हिस्से में, पूर्वी हिस्से में बोले जाते हैं दोस्तों। ठीक, इस भाषा परिवार की भाषाएं जो देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी हैं, तो संथाली देख सकते हैं, मुंडारी देख सकते हैं, खड़िया, सावरा और हो, ये क्या है दोस्तों, आदिवासी वाली भाषाएं आता है इसमें आती है दोस्तों। ठीक, तो इस परिवार की सबसे बड़ी भाषा जो है संथाली भाषा। कौन सी दोस्तों, संथाली भाषा। संथाली भाषा क्या है दोस्तों, इस परिवार की सबसे बड़ी भाषा दोस्तों। किस परिवार की दोस्तों, तो आपको बता दें ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की सबसे बड़ी भाषा कौन सी है, संथाली दोस्तों। देखिए संथाली भाषा आप लोग जानते हो किस में जोड़ी गई थी दोस्तों, तो संथाली भाषा जो है 92 संशोधन, किसमें, 92वें संशोधन के द्वारा संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया दोस्तों। और 92 में और कौन कौन सी जोड़ी गई दोस्तों, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। तो संथाली भाषा परिवार किसके अंतर्गत आती है दोस्तों, तो इस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, किसके, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के। चलिए चौथा भाषा परिवार देखते हैं दोस्तों, हमारा कौन सा है दोस्तों, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। कौन सा दोस्तों, चीनी तिब्बती। देखिए दोस्तों इस भाषा परिवार की भाषाएं भारत के 7 सिस्टर यानी 7 बहनें, जिनको बोलते हैं किसको, पूर्वोत्तर राज्य को हम 7 बहनों के नाम से जानते हैं दोस्तों, वहां पर बोली जाती है। कौन कौन सी 7 बहनें दोस्तों, 7 सिस्टर के नाम से कौन कौन से जाना जाता है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। यहां पर चीनी तिब्बती भाषा परिवार दोस्तों, चीनी तिब्बती भाषा ही बोली जाती है दोस्तों। देखिए इस भाषा परिवार की जो भाषाएं दोस्तों, देखिए इसकी प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं, नागा, मिजो, महार, मणिपुरी, तांगखुल, खासी, दफला, चंबा, बोडो, लेव्या, लद्दाखी, तिब्बती, ये आदि भाषाएं जो है दोस्तों आपके किसमें आती हैं, चीनी तिब्बती के अंतर्गत आती है दोस्तों। अब इनमें से देखते हैं कौन सी भाषाएं जो 8वीं सूची में इसकी भाषाएं हैं, तो 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया दोस्तों, जिसमें से मणिपुरी जो दोस्तों कौन सी है, इसी भाषा परिवार की थी दोस्तों। अब अगला देखते हैं 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो डोगरी मैथिली संथाली को जोड़ा गया दोस्तों। उनमें से जो बोडो है दोस्तों इसी भाषा परिवार के दोस्तों, किसकी, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला देखते दोस्तों और लास्ट देखते दोस्तों कौन सा है, अंडमानी भाषा परिवार। कौन सा दोस्तों, अंडमानी भाषा परिवार। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे छोटा भाषा परिवार दोस्तों। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे छोटा भाषा परिवार दोस्तों, और यह भारत का सबसे नवीनतम भाषा परिवार है। अभी इसे हाल ही में खोजा गया दोस्तों, इसीलिए ये क्या है, सबसे नवीनतम भाषा परिवार दोस्तों। ठीक, इसकी खोज हाल ही में मशहूर भाषा विज्ञानी प्रोफेसर अन्विता अब्बी द्वारा खोजा गया दोस्तों। किसके द्वारा, अन्विता अब्बी द्वारा खोजा गया दोस्तों। और इसके अंतर्गत जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं आती, कौन सी भाषाएं दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं इसी के अंतर्गत आती दोस्तों। जैसे अंडमानी भाषा है और ग्रेट अंडमानी भाषा है, ओंगे है और जारवा। आप लोग जानते हो जारवा जनजाति दोस्तों बहुत ही प्रचलित है दोस्तों, जारवा जनजाति, तो वो भी इसी के अंतर्गत आती है दोस्तों। ठीक, अब देखिए दोस्तों
एक आपके लिए नोट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा कि आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है दोस्तों, वियोगात्मक है और विश्लिष्ट भाषा है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी कैसी भाषा है तो वियोगात्मक है और विश्लिष्ट दोस्तों, विश्लिष्ट है दोस्तों, ठीक। और ये किस परिवार के है तो बहुरूपी भाषा परिवार की ये भाषा है दोस्तों, ठीक। तो देखिए, तो ये हमने देखा भाषा परिवार भी देख ले दोस्तों, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा दोस्तों हमारा क्या होगा दोस्तों, 18 बोलियों के बारे में देखेंगे दोस्तों। अगर आप कहोगे तो लिपि पे भी बना देंगे दोस्तों, और संवैधानिक चीजें हैं उन पर बना देंगे हिंदी के से संबंधित वीडियो दोस्तों एक, ठीक है, मैराथन। अब अगला मैराथन का होगा दोस्तों 18 बोलियों के बारे में, 17 बोलियां जो है दोस्तों। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो परीक्षा में पूछे गए इसी प्रकार क्वेश्चन, जो कि इसी चीजों से संबंधित दोस्तों, तो उन्हें हम देखने वाले दोस्तों। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, आप लोग लाइक जरूर करिएगा दोस्तों और वीडियो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, अब हमने जो पढ़ा दोस्तों इन्हीं से रिलेटेड हम टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों, और जो कि पिछले एग्जाम में भी पूछे भी जा चुके दोस्तों, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, अब्दुल राही या अब्दुल हसन या सुदर्शन या फिर शिव प्रसाद सितारे हिंद दोस्तों। देखिए आपका यूपीएसआई क्वेश्चन दोस्तों 15 दिसंबर 2017 के पहली शिफ्ट का पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, अब्दुल हसन दोस्तों। क्या हो जाएगा, अब्दुल हसन दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, अमीर खुसरो का समय क्या है दोस्तों। समय क्या था दोस्तों अमीर खुसरो का, देखिए 15/12/2017 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों यूपीएसआई का। किस शताब्दी के थे दोस्तों, 10वीं 12वीं या फिर 13वीं या फिर 14वीं शताब्दी। तो आपको बता दें किसके कौन सा शताब्दी के थे दोस्तों, तो 13वीं शताब्दी। किस शताब्दी के, 13वीं शताब्दी के दोस्तों। देखिए कब इनका जन्म हुआ दोस्तों, वो भी आप देख लीजिए, तो 1253 में दोस्तों। कब, 1253 में इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों, तो ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो कहां हुआ था, एटा नाम का एक जिला है दोस्तों उत्तर प्रदेश का, उसके पटियाली गांव में। कहां पे दोस्तों, पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और इन्हें अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहते दोस्तों, और इन्हें तोता हिंद भी कहा जाता है। क्या, तोताए हिंद भी कहा जाता। और इनका नाम क्या है, मूल नाम क्या है दोस्तों, तो अबुल हसन नाम दोस्तों, ठीक। तो ये चीजें इनसे संबंधित देख लीजिएगा। अगला है खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं दोस्तों। तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, अमीर खुसरो, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। देखिए यूपी पुलिस 15 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों, पहली शिफ्ट का दोस्तों, ठीक है। तो समझिएगा दोस्तों किसको मानते हैं, तो अमीर खुसरो को मानते हैं। जैसा कि हमने बताया खड़ी बोली के जनक भी इनको ही माना जाता है दोस्तों। जनक मतलब था पिता, तो खड़ी बोली के पिता भी यही है दोस्तों, तो इन्हें ही माना जाएगा दोस्तों। और एक चीज बता दें कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है दोस्तों, तो प्रथम महाकाव्य खड़ी बोली कौन सा है, प्रिप्रवास है दोस्तों। ये चीज याद रख लेंगे दोस्तों, ये अलग चीजें हैं कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रिप्रवास है, जिसको किसके द्वारा लिखा गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा। किसके द्वारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 14वां क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन दोस्तों। तो मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है दोस्तों, यूपीएसआई 19/12/2017 का क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का। तो मैथिली जो सर्वप्रसिद्ध कवि है दोस्तों कौन है दोस्तों, आपको पता होगा विद्यापति दोस्तों। कौन है, विद्यापति दोस्तों, ठीक है। देखिए इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, मैथिली सबसे प्रसिद्ध कवि है दोस्तों विद्यापति। और इसने किस रचना, कौन सी रचना लिखी थी दोस्तों मैथिली में, तो पदावली, ठीक। क्या वो लिखी थी, पदावली दोस्तों। इसीलिए इनको क्या मैथिल कोकिल के नाम से पुकारा जाने लगा। किस नाम से, मैथिल कोकिल के नाम से। क्यों, क्योंकि इन्होंने पदावली रचना की, जो रचना की थी दोस्तों बहुत ही अच्छी थी। इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इनके बारे में जो जानते होंगे, इनको अभिनव जयदेव भी बोलते हैं दोस्तों। और ये प्रथम गीतकार हैं दोस्तों, ठीक। हिंदी के प्रथम गीतकार भी कौन है, मैथिली भाषा की जो सबसे प्रसिद्ध चीज है, प्रसिद्ध कवि हैं दोस्तों कौन, विद्यापति जी दोस्तों, ठीक। तो याद रखेंगे इनके बारे में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है आपका है विद्यापति की पदावली, ठीक। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई दोस्तों, ये यूपीएसआई 19 दिसंबर 2017 क्वेश्चन है, पहली शिफ्ट का दोस्तों। तो किस भाषा में लिखी गई दोस्तों, तो आपको बता दें मैथिली भाषा में। किसमें दोस्तों, मैथिली भाषा में विद्यापति द्वारा लिखी गई क्या, पदावली दोस्तों, क्या, पदावली। और इसीलिए इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना था। किस नाम से, मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं, और अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता दोस्तों। अगला है अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का क्वेश्चन दोस्तों 2018 का। तो कहां हुआ था दोस्तों, तो एटा में। कहां हुआ था दोस्तों, एटा में होता। कब, 1253 ईस्वी में। कब, 1253 ईस्वी में दोस्तों। और कहां पे, पटियाली गांव में। क्या, पटियाली गांव में हुआ था दोस्तों। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, खड़ी बोली का जनक भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, खड़ी बोली का जनक भी बोलते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों,
दोस्तों, तो कौन माने जाते हैं दोस्तों? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक बोलते हैं। क्या आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है दोस्तों? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। अमीर खुसरो क्या है दोस्तों? तो किसके? खड़ी बोली के जनक है। किसके दोस्तों? खड़ी बोली के जनक कौन है? अमीर खुसरो दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है, क्या है दोस्तों? हिंदी किस परिवार की भाषा है दोस्तों? तो आपको पता है किसकी है? भारोपी परिवार की। और भारोपी परिवार भाषा जो है दोस्तों, भाषा परिवार दोस्तों सबसे बड़ा भाषा परिवार दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9वां नंबर का है, हिंदी किस भाषा का शब्द है दोस्तों? तो हिंदी किस भाषा का शब्द है दोस्तों? फारसी भाषा। किसका है दोस्तों? फारसी भाषा शब्द है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10वां नंबर का कह रहा है हमारा कि हिंदी शब्द मूलतः किसकी देन है दोस्तों? तो हमने बताया था किसकी देन है दोस्तों? तो हिंदुस्तानियों की, ईरानियों की, या मिस्र वालों की, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो आपको पता होगा किसने दिया था? ईरानियों ने। देखा होगा कि आपने देखा था, हमने बताया शुरुआत में कि हिंदी जो है दोस्तों आप किस लिए पढ़ी दोस्तों? तो भारत के बीच से सिंधु नदी पड़ती थी दोस्तों, तो सिंधु को वो लोग हिंदू बोलते थे दोस्तों। हिंदू से क्या हुआ? जो ऊ था उपसर्ग वो हटा दिया गया दोस्तों और ई प्रत्यय जोड़ दिया गया दोस्तों, तो वहीं से हिंदी शब्द का विकास हो गया। तो किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? ईरानियों द्वारा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला है, हिंदी की आदि जननी कौन है दोस्तों? तो हिंदी की जननी कौन मानी थी दोस्तों? जननी क्या? जहां से हिंदी निकली दोस्तों। और हिंदी का बहुत सी भाषाएं क्या है दोस्तों? कहां से निकली हैं? तो संस्कृत भाषा से। तो यही संस्कृत क्या हो जाएगी दोस्तों? आदि जननी हो जाएगी दोस्तों। अब पाली की बात करते हैं दोस्तों, तो पाली क्या है दोस्तों? प्रथम देश भाषा है। क्या दोस्तों? प्रथम देश भाषा क्या है दोस्तों? पाली है। और देव भाषा प्रथम क्या है? संस्कृत है दोस्तों। इसे हम देव भाषा बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये देवताओं की भाषा थी, और देश भाषा क्योंकि ये देश भाषा थी दोस्तों। ठीक, तो और पाली में किसने अपने उपदेश दिए दोस्तों? तो किसने? गौतम बुद्ध ने। सॉरी, किसने? गौतम बुद्ध द्वारा पाली भाषा में उपदेश दिए गए दोस्तों। और देखिए प्राकृत में महावीर स्वामी जी द्वारा। किसने? महावीर स्वामी जी द्वारा दिए गए हैं दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों? हिंदी दिवस कब मनाया था दोस्तों? हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी, 14 अगस्त, 14 सितंबर या 10 जनवरी दोस्तों। देखिए अगर बात करता है हिंदी दिवस की दोस्तों, तो 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था दोस्तों। क्या? राजभाषा का दर्जा दिया गया था दोस्तों। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं दोस्तों। ठीक, क्या? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं दोस्तों। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था? राजभाषा का दर्जा दिया गया दोस्तों, इसीलिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है हमारा 13 नंबर? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर, 10 जनवरी, 7 अप्रैल या फिर 2 जून दोस्तों। ठीक, तो आप देखते होंगे कि 14 सितंबर को क्या हिंदी दिवस मनाया गया दोस्तों, तो 10 जनवरी को क्या मनाते हैं दोस्तों? विश्व हिंदी दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा 10 जनवरी 1975 को दोस्तों क्या हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। कहां पर? नागपुर में दोस्तों। 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन होता। कहां पे? नागपुर में दोस्तों। इसीलिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा दोस्तों। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस दोस्तों, और 2 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया था, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस दोस्तों। ठीक, विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस में कंफ्यूज मत होना दोस्तों। हिंदी दिवस 14 सितंबर, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था दोस्तों? संवैधानिक दर्जा दिया गया था, राजभाषा का दर्जा दिया गया दोस्तों संविधान में, और 10 जनवरी को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था दोस्तों। कहां पर? नागपुर में दोस्तों। इसीलिए 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं दोस्तों? विश्व हिंदी दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हिंदी की आदि जननी कौन दोस्तों? देखिए आदि जननी कौन सी दोस्तों? सबसे पुरानी जननी कौन सी दोस्तों है? तो देखिए सबसे पहले क्या है दोस्तों? संस्कृत है। संस्कृत में सबसे पहले क्या है? वैदिक संस्कृत दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा? वैदिक संस्कृत, जिसमें वेद पुराण वेदांत सब कुछ लिखेगा दोस्तों, वो वैदिक संस्कृत है दोस्तों। ठीक, अब पाली में आपको पता होगा गौतम बुद्ध ने इसमें उपदेश दिया दोस्तों ना, तो ये चीजें याद रखेंगे। और अपभ्रंश से क्या हुई दोस्तों? हिंदी निकली दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है दोस्तों। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी दोस्तों? तो आपको बता दें क्या है दोस्तों? वैदिक संस्कृत। क्या है दोस्तों? सबसे प्राचीन क्या है दोस्तों? वैदिक संस्कृत। और ये यूपीएसआई 2017 क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, सबसे पुरानी क्या है? वैदिक संस्कृत दोस्तों। ठीक, लगभग 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुई थी दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों। संस्कृत को 2 भागों में बांटे थे, वैदिक और लौकिक दोस्तों, जिसमें सबसे पुरानी क्या है दोस्तों? वैदिक संस्कृत ही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ दोस्तों? देखिए तो हम बात करते हैं भाषाओं का विकास या हिंदी का विकास बोलते हैं दोस्तों, तो क्या होगा? आपका संस्कृत हो जाएगा दोस्तों। अगर आधुनिक की बात कर लें दोस्तों, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ दोस्तों? तो अपभ्रंश से दोस्तों। ठीक, आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो नई भाषाएं हैं दोस्तों, वो कहां निकली? तो अपभ्रंश से तो निकली। अपभ्रंश के बाद सीधा हिंदी आ गया दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? अपभ्रंश से दोस्तों। ठीक, लौकिक में क्या हुआ दोस्तों? लौकिक से हिंदी का जन्म हुआ दोस्तों। हिंदी की जननी क्या है? लौकिक वैदिक संस्कृत दोस्तों। वैदिक लौकिक संस्कृत कुछ भी, यानी संस्कृत क्या है? जन्य दोस्तों, है ना। और संस्कृत क्या है दोस्तों?
देवभाषा है दोस्तों। ठीक, तो याद रखेंगे। मगर आप बात करते हैं दोस्तों कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म कहाँ से हुआ, तो अपभ्रंश से दोस्तों। ये आपके यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है दोस्तों? हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है दोस्तों? तो आपको बता दें सौर सैनी अपभ्रंश से। किससे दोस्तों? सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों। और ये आपके यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन दोस्तों। किसका? यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन भी है दोस्तों। किससे? सौर सैनी से हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों। अगला है, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप क्या है दोस्तों? तो वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप क्या है दोस्तों? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी या फिर भोजपुरी दोस्तों। क्या है? खड़ी बोली जो है दोस्तों वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है दोस्तों। ये कहाँ बोला था दोस्तों? सहारनपुर, मेरठ, हापुड़ में दोस्तों। ठीक है। ब्रजभाषा कहाँ पे? आगरा, आपका मथुरा आगरा क्षेत्र में दोस्तों। अवधी आपका लखनऊ, इलाहाबाद, रायबरेली दोस्तों। और भोजपुरी आपको पता होगा दोस्तों ये बिहार के आसपास या फिर अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों पूर्वोत्तर क्षेत्र में दोस्तों, पूर्वी क्षेत्र में ये बोली जाती है दोस्तों। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कहलाती है दोस्तों। ये यूपीएससी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जो चीज़ें आप देखते हो, जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं दोस्तों, हम पढ़ा रहे हैं तो कहीं कहीं हम इंग्लिश शब्द भी यूज कर देते हैं, कहीं कहीं उर्दू शब्द, कहीं कहीं फारसी, कहीं कहीं पे अरबी। तो इस तरह से जो मिल के बनती है दोस्तों जुबान, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको बोलते हैं हिंदुस्तानी भाषा दोस्तों। क्या बोलते हैं? हिंदुस्तानी भाषा दोस्तों। ठीक, देखिए राजभाषा क्या होती है? राजकाज की भाषा, जो जिसमें क्या होता है कि राज्य के कार्य चलते हैं दोस्तों, जैसे कि ऑफिस में जो यूज होते हैं दोस्तों वो राजभाषा होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब देगा दोस्तों? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब देगा? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए इस दिन हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं दोस्तों। और 10 जनवरी 1975 को क्या हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी का सम्मेलन होता है दोस्तों। प्रथम विश्व हिंदी का सम्मेलन होता है दोस्तों कहाँ पे? नागपुर में। इसीलिए इस दिन क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। तो दोस्तों कंफ्यूज जरा सा भी नहीं होना, जरा सा भी नहीं होना है कि विश्व हिंदी दिवस है हिंदी दिवस में। तो अगर हिंदी दिवस पूछता है तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा? 14 सितंबर 1949। और दोस्तों अगर विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी 1975 दोस्तों। ठीक, चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका? हिंदी भाषा को लगभग कितनी बोलियों में बांटा गया दोस्तों? तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको देना दोस्तों, कितनी बोलियों में बांटा गया दोस्तों। और इसी पे हम अगला नेक्स्ट मैराथन होगा दोस्तों। तो आपको करना क्या है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों। और एक चीज़ बता दें दोस्तों, आप अगर पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों इसका, तो आपको हमें व्हाट्सअप करना होगा 7905419251 पे दोस्तों। ठीक, किस पे? 7905419251 दोस्तों। एक बहुत ही छोटे कास्ट में दोस्तों आपको दे देंगे हम दोस्तों, बहुत छोटा शुल्क लेंगे आपसे, केवल टाइपिंग का दोस्तों, क्योंकि टाइपिंग करने में थोड़ा मेहनत लगती है दोस्तों, कंटेंट ढूंढने में, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा आपसे शुल्क लेंगे दोस्तों अगर आप चाहते हैं। और अगर आप नहीं चाहते दोस्तों, आप अपने खुद से नोट्स बनाइए दोस्तों, बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों हमारी, तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से हमारा प्ले लिस्ट मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ पे आपको यूपी SSC परीक्षा की वीडियो मिल जाएगी दोस्तों, और रेलवे की आपको वीडियो मिल जाएंगी। यूपी PCS की जो प्रीवियस ईयर पेपर हमने सॉल्व कराए वो आपको मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों अगर आप किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में दोस्तों। ठीक, जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार के बारे में हमने बहुत सारी वीडियो बनाई दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। यूपी जो दिल्ली पुलिस के हमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए हैं। इसके अलावा यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे जाइए, हिंदी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ से मिल जाएंगे दोस्तों। और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे दोस्तों। उसके अलावा मूल विधि क्लासें और संपूर्ण हिंदी अगर आपने नहीं पढ़ी दोस्तों तो यहाँ पर जाकर के पढ़िएगा जरूर दोस्तों। ठीक, और हमने इसी प्रकार से आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैराथन हिंदी मैराथन वीडियो का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा दोस्तों, जहाँ पर आज जाकर के आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो चलिए अगर आप देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। और देखिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद।